एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के दूसरे हिस्से में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में जो पहली चीज़ है दैट इज़ द डेफिनेशन एंड दैट में से द इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा कि मतलब डाटा क्या होता है। तो स्टूडेंट्स डाटा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। डाटा को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज़ द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। किस तरह की अब इंफॉर्मेशन हो सकती है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कोई ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, वो कोई नंबर्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब अगर इसकी हम फॉर्म्स की बात करें तो डाटा की दो फॉर्म्स होती हैं जो कि यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई हैं कि या तो वो डिस्क्रीट होता है या फिर कंटिन्यूस होता है। अगर हम इनको अलग-अलग समझने की कोशिश करें दैट व्हाट इज़ कंटिन्यूअस डेटा एंड व्हाट इज़ द डिस्क्रीट डेटा, सो वी कैन डिफाइन द कंटिन्यूअस डेटा एज़ दिस डेटा और दिस सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ रेंजेस। ठीक है? ये रेंज की फॉर्म में ये डाटा दिया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि मतलब 1970 से 1980 तक, ठीक? एग्ज़ाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा है प्रेज़िडेंट्स ऑफ अमेरिका बिटवीन 1940 एंड 2010 कि मतलब दो 1940 से लेकर 2010 के दरमियान में जितने भी प्रेज़िडेंट्स अमेरिका के आए हैं। तो ठीक है, अब ये डाटा देखिए एक रेंज के अंदर है कि मतलब 1940 से लेकर 2010 तक देयर आर मल्टीपल प्रेज़िडेंट्स जो कि अमेरिका में आए थे। तो इस डाटा को हम बेसिकली कंटीन्यूअस डाटा का नाम देंगे। और इसी तरह से अगर नंबर्स की बात करें, तो नंबर कोई अगर आपके पास है 2.4 है या फिर आपके पास एक नंबर है 5.6, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, जो डेसिमल्स में होते हैं, एग्ज़ैक्ट नहीं होते, उनको हम कंटीन्यूअस डाटा की कैटेगरी में काउंट करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसके बरअक्स डिस्क्रीट डाटा में अगर हम देखें, तो डिस्क्रीट डाटा बिल्कुल डिफरेंटली डिफ़ाइन होगा। मतलब दिस डाटा हैज़ एन एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट अ रेंज। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन यहाँ पर ये लिख दी है। ठीक है, कि इस डाटा की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कोई इसके अंदर एक रेंज नहीं होती है। मतलब यहाँ पर जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में यानी कंटिन्यूस डाटा के एग्जांपल में मैंने लिखा है कि 1940 से लेकर 2010, तो एक रेंज हो गई ना, तो टाइम की एक रेंज है या नंबर्स की एक रेंज है। ठीक है, 2.4 5.6। लेकिन डिस्क्रीट डाटा में ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रीट डाटा में एग्जैक्ट नंबर होगा। अगर 5 है तो कंप्लीटली 5, कोई डेसिमल्स नहीं इसमें आएँगे। 6 है तो 6 कंप्लीट होगा, 10 होगा, अगर फ़र्ज़ करो 1000 है, ठीक है? ये नम इनमें कोई भी जो है ना रेंज नहीं आएगी, कि मतलब अब ये 1000.1 नहीं होगा बल्कि 1000 ही होगा, 10.2 नहीं होगा बल्कि 10 ही होगा, 5, 6 होगा। उसके अलावा और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं डिस्क्रीट डाटा की, जैसे कि भई किसी कंपनी में कितने वर्कर्स हैं, कितने एम्प्लॉइज़ हैं, भई 200 वर्कर उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ ऑल अबाउट द डाटा। जितना आपकी एक्सरसाइज के अंदर मेंशन हुआ है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अगर आपको डाटा का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है, तो आपने इसे डिफाइन करना है, उसकी एग्जांपल देनी है और फॉर्म्स ऑफ डाटा जो कंटीन्यूअस डाटा और डिस्क्रीट डाटा है, इसको डिफाइन करना है और एग्जांपल दे देनी है, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊँ तो एक्चुअली कोई चीज़ जो है उसकी वो कि एक पार्टिकुलर टाइम में कितनी बार हो रही है, ठीक है? मतलब एक चैप्टर आपने कितने दिन में रिवाइज़ किया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कि मतलब मैंने एक चैप्टर जो है वो एक दिन में 10 बार रिवाइज़ किया या 5 बार रिवाइज़ किया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 या 10 हो जाएगी, ठीक है? ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और इसके एग्ज़ाम्पल को लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज़ हाउ ऑफ़न समथिंग हैपेंस इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ का होना किसी भी टाइम के हिसाब से उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो बहुत सिंपल है, हार्ट बीट के हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो कितनी दफ़ा बीट करता है 1 मिनट में, ठीक है? तो वही बात यहाँ पर भी शो हो रही है कि कोई भी काम जो एक स्टिपुलेटेड टाइम में कितनी बार हो रहा है, ठीक है? तो अगर ये है यहाँ पर यूजुअली जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है? कि 1 मिनट के अंदर मतलब 60 सेकंड्स के अंदर जो है सेवन अराउंड अबाउट 72 टाइम्स जो हार्ट है वो बीट करता है। मतलब एक एक्टिविटी को वो कितनी बार जो है ना वो हो रही है एक स्टिपुलेटेड टाइम में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 72 टाइम्स चूँकि बीट कर रहा है 1 मिनट के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 72 हो जाएगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब ग्रुप्स बना देना। तो फ्रीक्वेंसीज़ के अब हम ग्रुप्स बनाएँगे, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनिशन मेंशन कर दी है दैट इट्स द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कि आपने जो है एक डाटा को अरेंज करना है टेबल की फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म का ये मतलब होता है। टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या है कि आपने एक टेबल की फॉर्म में डाटा को अरेंज करना है और
जो हर एक ग्रुप बना रहे हैं आप डाटा का, हर एक वैल्यू अपने आप रिस्पेक्टिव ग्रुप के हिसाब से अरेंज हुई होगी। जब भी हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के बना देते हैं, मतलब क्या करते हैं, डाटा के हम ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है? तो उस डाटा की अरेंजमेंट को हम ग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है? मतलब इन्फॉर्मेशन के हम मल्टीपल सेट्स बनाएँगे, मल्टीपल ग्रुप्स बनाएँगे। अभी हम यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी इससे रिलेटेड है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब सिंपल है कि आपने मल्टीपल ग्रुप्स तो बनाए होंगे, लेकिन हर ग्रुप के अंदर रेंज नहीं दी गई होगी। रेंज की फॉर्म में ग्रुप्स होंगे, तो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन अगर सिंपल ग्रुप्स आपने बनाए हुए हैं, तो वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक सिंपल सी एग्जांपल देखें, तो बहुत आसान है। मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ और आपको फिर एग्जांपल दे देता हूँ, आपको होपफुली समझ आ जाएगी। यहाँ पर है 1 2 3 3 1 5 6 3 4 5 2, इस तरह से मैंने मतलब मल्टीपल नंबर लिखे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बना लेते हैं। तो डिस्क्रीट के लिए पहले ही हमने बोला था कि कोई ग्रुप्स नहीं होंगे, ठीक है? कोई मतलब रेंज नहीं होगी, ग्रुप्स तो होंगे लेकिन रेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर एक तरफ हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं और दूसरी तरफ उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ और फ्रीक्वेंसी का एक छोटा-सा टेबल बना लिया है, ठीक है? अब आपने देखना है कि 1 इस डाटा में कितनी दफ़ा दिया गया है। तो 1 इधर आया है, इधर 2 3 और ये 4 टाइम्स, ठीक है? तो 1 आपके पास ये आ गया 4 टाइम्स। उसके बाद 2 देखते हैं कितनी बार है, 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स है, ठीक है? फिर उसके बाद 3 1 2 3, ये 3 टाइम्स ही है। उसके बाद 4 देखते हैं, तो 4 बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर लिखा है। तो 4 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। उसके बाद 5 यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ, ठीक है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो गई और 6 जो है यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। तो मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली अनग्रुप डाटा के लिए दी जाती है और अनग्रुप के अंदर आपको यहाँ पर रेंजेस नज़र नहीं आएंगे कि मैंने कहीं पर यहाँ नहीं लिखा है कि 1 2 3 तक नंबर्स जो हैं वो इतनी बार आए, ऐसा नहीं मैंने कहा, बल्कि मैंने सिर्फ इतना कहा है कि 1 इतनी बार आया, 2 इतनी बार आया, 3 इतनी बार है, 4 इतनी बार है, 5 इतनी बार और 6 इतनी बार। हर एक नंबर के लिए अलग-अलग मैंने फ्रीक्वेंसी मेंशन की है। तो ये अनग्रुप डाटा के लिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की एक एग्जांपल से डिस्कशन कर लेते हैं। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्लासेस बना लेते हैं, ठीक है? अब हम अपनी मर्ज़ी की भी क्लासेस हो सकती हैं, आपके क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन किया जा सकता है कि मतलब आपने क्लास जो बनानी है ना, उसकी रेंज इतनी से इतने तक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक डाटा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपने पहले आइडेंटिफ़ाई करनी है। इस डाटा के अंदर जो मुझे मैक्सिमम वैल्यू नज़र आ रही है, वो 9 की है मैक्सिमम, और मिनिमम वैल्यू जो नज़र आ रही है वो 1 की है, ठीक है? इससे 9 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर और 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी मर्ज़ी से कोई क्लासेस बनाता हूँ और उसके हिसाब से फिर मैं डाटा अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैंने ये 3 कॉलम्स बना लिए हैं, एक क्लासेस का, एक नंबर्स का और एक फ्रीक्वेंसीज़ का, ठीक है? तो सबसे पहले कि हम क्लासेस ऐसा करते हैं कि इस डाटा के ना 3 क्लासेस बना लेते हैं हम, ठीक है? सबसे पहली क्लास में हम यहाँ पर नंबर्स ले लेंगे 1 टू 3 तक, दूसरी क्लास में हम लेंगे 4 टू 6 तक और तीसरी क्लास में 7 टू 9 तक। ये 3 क्लासेस हो गई और अब हम 1 से लेकर 3 के दरमियान ये 1 और 3 को इंक्लूड करके भी, ठीक है? जितने नंबर्स हैं ना वो दूसरे कॉलम में लिख लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले ये 1 आएगा हमारे पास, फिर दूसरा ये 2 भी आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है? फिर 3 भी आ जाएगा और उसके बाद ये वाला 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, फिर उसके बाद ये 3 आ जाएगा, फिर ये 2 होगा, उसके बाद नेक्स्ट हम ये वाला 1 आएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 1 और 3 के दरमियान कोई नंबर नहीं है, ठीक है? अब 4 और 6 के दरमियान देख लेते हैं जितने भी नंबर्स हैं, तो ये वाला 4 आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख लेंगे 4, उसके बाद ये 6 हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद ये वाला 5 भी हम यहाँ पर लिखेंगे, इस 4 को लिखेंगे यहाँ पर, इस 5 को, फिर इस 5 को लिखेंगे हम, फिर उसके बाद इस 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इस 4 को लिखेंगे, उसके बाद ये 5 है इसको लिख लेंगे, उसके बाद हमारे पास ये एक 4 लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे और उसके बाद फर्दर ये एक 6 लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है? अब 7 टू 9 जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, उनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद 7 टू 9 की वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो इसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आ जाती है, सबसे पहले ये 7 है, ठीक है? इसको हमने यहाँ पर लिख दिया।
उसके बाद ये 8 को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 9 3 टाइम्स लिखा हुआ है, उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले 9 को लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये 9 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगेन यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद 2 8 और 1 7 लिखा हुआ है, तो 8 8 और 7 राउंड अबाउट इतनी क्लासेस हमारे पास उतने नंबर्स बन रहे हैं इस डाटा के अंदर, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी 10 आ गई। उसके बाद दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी 12 आ गई। उसके बाद इस क्लास की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। यहाँ पर ये 11 बन गए। अब इसी के लिए एक और कॉलम भी हम बना लेते हैं, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उसको भी आपने एक्चुअली क्या करना होता है, जितना ये फ्रीक्वेंसी होती है ना आपकी, इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लाइनें लगानी है इस तरह से 1 2 3 4, और उसके बाद जो फिफ्थ लाइन है ना वो इस तरह से आपने ऑब्लिक लगानी है, ठीक है। अब ये 10 है, अभी तक 5 लाइन्स लगी हैं। इसके बाद एक और ग्रुप लगाते हैं, 6 7 8 9 और ये 10, तो हो गई 10 फ्रीक्वेंसी, पूरा हो गया। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे 12 लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ टेली मार्क्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। इस तरह से टेली मार्क्स लग गए। अब 11 के टेली मार्क्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 वो 6 7 8 9 10 और ये के 11, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास इसके भी टेली मार्क्स लग गए। इस तरह से आपने टेली मार्क्स लगाने होते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी वाले टॉपिक को। फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा है दैट हाउ ऑफन अ थिंग हैपन्स इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है। जिस तरह हार्ट बीट की मैंने एग्जांपल दी थी कि हार्ट जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, तो इसका मतलब है हार्ट बीट की फिर फ्रीक्वेंसी कितनी हुई पर मिनट, तो वो हमारे पास 72 बनती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था 2 फॉर्म्स होती हैं इसकी, एक कंटिन्यूस और एक डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के अंदर हम सिंपल सिंपल एक ही वर्ड का ग्रुप बनाएंगे हम, ठीक है। तो उसके अंदर हमने यहाँ पर तो देखो क्लासेस बनाई है ना, कंटिन्यूस के अंदर हम क्लासेस बना देते हैं और डिस्क्रीट के अंदर हम क्लासेस नहीं बनाते हैं, ठीक है। डिस्क्रीट के अंदर मैंने अलहदा से लिखा था कि 1 इस डाटा के अंदर इतनी बार आ रहा है, 2 इतनी बार आ रहा है, 3 इतनी बार आ रहा है, 4 इतनी दफ़ा। लेकिन जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये इस तरह से क्लासेस बना देते हैं, ठीक है। कि 1 to 3 इतनी बार नंबर आ रहे हैं, 4 to 6 जो नंबर्स हैं वो इतनी बार आ रहे हैं, 7 to 9 जो हैं वो इतनी बार नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम क्लासेस बना दें तो वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर सिर्फ हम अलग-अलग नंबर्स के लिए ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है, कि मतलब 1 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 4 कितनी दफ़ा, तो मतलब उसको हम फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। तो होपफुली आपका रिवाइज़ भी हो गया। और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रह गया था। तो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। तो देखिए ये टेबल टेबल बनाया हुआ है ना मैंने यहाँ पर, जिसमें मैंने क्लासेस मेंशन की हैं, मैं उनका नंबर्स मेंशन किए हैं, फ्रीक्वेंसी मेंशन किया, टेली मार्क्स। तो जो एक टेबल बनाया ना मैंने डाटा को अरेंज करने के लिए, ये डाटा की अरेंजमेंट को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब चूंकि ये कंटिन्यूस वे में है तो इसका नाम बन गया कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। होपफुली आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल 1 सॉल्व करते हैं। आसान सी एग्जांपल दी हुई है उन्होंने कि 5 कॉइन्स थे, उनको 20 टाइम्स टॉस किया गया और पहली दफ़ा जब टॉस किया तो उनमें 3 कॉइन्स में हेड ऑब्जर्व हुआ। फिर दूसरी दफ़ा जब टॉस किया तो 4 में जो है ना हेड ऑब्जर्व हुआ। फिर तीसरी दफ़ा जब टॉस किया तो फिर 2 में जो है ना हेड आया, बाकी 3 जो थे उनमें टेल आई थी। फिर उसके बाद चौथी दफ़ा किया तो 3 दफ़ा, फिर इस तरह से मल्टीपल टाइम्स करते गए। तो उन्होंने हर एक बार का बता दिया कि भई इतनी बार में जो है ना इतने हेड्स आए थे। तो फिर उसके बाद जो है ना छठी दफ़ा नंबर पे किया गया तो फिर 5 के अंदर ही जो है ना वो हेड आया था। फिर 7वीं दफ़ा किया गया तो फिर 2 में हेड आया था, बाकी में टेल। तो इस तरह से सबका उन्होंने बता दिया। तो स्टूडेंट्स उन्होंने यहाँ पर पूछा है मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड, कि हर बार जितने हेड ऑब्जर्व हुए हैं ना उनके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये आप पता चल रहा है, कह रहे हैं ना कि मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व, तो नंबर ऑफ हेड जो ऑब्जर्व हो रहे हैं उनका टेबल, इससे पता चल रहा है कि डिस्क्रीट ग्रुप डाटा है और डिस्क्रीट डाटा है हमारे पास। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी पड़, मतलब हर एक बार के लिए अलग-अलग का आपको जो है ना वो कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमने देख लेना है कि लेट्स सब, बल्कि इस क्या हम स्टेप देख लेते हैं पहले कि कितने स्टेप्स में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले
तो आपने क्या करना होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को अपने डाटा में ना आप ऑब्जर्व कर लें। तो स्टूडेंट्स इस डाटा के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो मुझे यहाँ पर 1 की नज़र आ रही है और सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो 5 की नज़र आ रही है। इससे 5 से बड़ी भी कोई वैल्यू नहीं है और 1 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है। सब इस चीज़ को तो आपने जो है ना हर तरह के डाटा के अंदर याद रखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को आपने ऑब्जर्व कर लेना है, ठीक है? दूसरा स्टेप ये है कि आपने टैली मार्क्स लगा के ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लेना है और तीसरे नंबर पे आपने टैली मार्क्स काउंट करने हैं और हर एक ऑब्जर्वेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो लिख लेनी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप टेबल बना लेते हैं। मैंने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ हेड्स जो हर बार आ रहे हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्स का कॉलम बना लूँगा और जो सबसे पहला स्टेप मैंने लिखा था फाइंड मिनिमम मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डाटा, तो उनके हिसाब से मैं अरेंज कर लूँगा। मिनिमम वैल्यू थी मेरे पास 1, उसके बाद 2, 3, 4 था और 5। मैक्सिमम मेरे पास 5 तक की वैल्यू थी। दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना था, एक और कॉलम बनाना है और उस कॉलम के अंदर मैंने क्या लिखना है, टैली मार्क्स लिखने हैं। अब यहाँ पे 1 देख लेना इस डाटा के अंदर कितनी बार आया है। तो स्टूडेंट्स 1 एक तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ नज़र आ रहा है। सबसे पहले जो नज़र आ रहा है उसके लिए आप यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। फिर दूसरी बार नज़र आ रहा है, दूसरी बार भी एक स्ट्रेट लाइन लगा दें। तीसरी बार नज़र आ रहा है, फिर एक और आप स्ट्रेट लाइन यहाँ पर लगा दें। फिर उसके बाद नहीं है, ठीक है? 2 अब देख लें कि कितनी बार आ रहा है। 2 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, उसके बाद उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन, फिर नेक्स्ट उसके लिए स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है उसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट इधर है उसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद जो ये यहाँ पर है अब जो 5th स्ट्रेट वो लगानी है ना लाइन, वो आपने इस तरह से ऑब्लीक लाइन लगानी है, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद और किधर है 2 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो उसके लिए अब एक और नया ग्रुप बनाएँ, यहाँ पर एक लाइन, फिर ये 2 इधर आ रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन, फिर 2 यहाँ पर एंड पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो स्टूडेंट्स ऐसे टैली मार्क्स लगाते हैं। उसके बाद 3 है, यहाँ पर नज़र आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन लगाएँ। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो 2 स्ट्रेट लाइन्स लगा दें। उसके बाद मुझे 3 यहाँ पर 2 बार नज़र आ रहा है, तो 1 स्ट्रेट लाइन और 1 ऑब्लीक लाइन लगानी है। जो 5th लाइन है ना, वो आपने ऑब्लीक लगानी होती है, ठीक है? उसके बाद 4 देख लेते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन लगाएँ इसके लिए। उसके बाद 4 यहाँ नज़र आ रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन लगाएँ और यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन लगा दें, ठीक है? उसके बाद 5 देखें तो स्टूडेंट्स एक ही बार नज़र आ रहा है, उसके अलावा और कहीं पर भी नहीं है, तो ये इसके लिए सिर्फ़ एक ही स्ट्रेट लाइन लगेगी, ठीक है? अब नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाना है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट वैल्यू जो 1 है, मतलब उसका वो कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो काउंट कर लो आप टैली, ये थर्ड स्टेप में मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। टैली कितनी है 1, 2, 3 3 लिखते हैं। यहाँ पर 5 और 3 ये 8 हो गया, ये 5 है, यहाँ पर 3 टैली मार्क्स लगे हैं, यहाँ पर 1 लगा हुआ है टैली मार्क, ठीक है? तो इस तरह से आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाना है और अगर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए भी हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 2 है फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स इन मैथ ऑफ क्लास 10 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अ क्लास साइज ऑफ 10। तो यहाँ पर इन्होंने जो क्लास साइज ऑफ 10 की बात कर दी है ना, यहीं से मुझे पता चल गया कि ग्रुप डाटा बनाना है हमने, ठीक है? कि क्लास साइज़ ऑफ 10 लेना है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो कंटिन्यूअस होगी, कि मतलब 1 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 इस तरह करके मतलब हमें क्लासेस बनानी पड़ेंगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो स्टेप्स हैं पहले उनको समझ लेते हैं। कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने रेंज फाइंड कर लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है ताकि आपके पास एक रेंज आ जाए आपके पास उस डाटा की। जिस तरह इस डाटा में देखता हूँ मैं कि जो 60 है ना इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है? और जो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मुझे नज़र आ रही है वो ये वाली वैल्यू 2 वाली वैल्यू नज़र आ रही है। दिस इज़ मिनिमम एंड दिस 60 इज़ मैक्सिमम। इन दोनों का डिफरेंस 58 का है, तो मतलब ये रेंज मेरे पास 58 की आ गई। तो स्टूडेंट्स दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना है, ग्रुप्स नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड कर लेना है और नंबर ऑफ ग्रुप्स को के से रिप्रेजेंट करना है, या आपकी बुक में इस तरह से उन्होंने मेंशन किया है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स को आप के से मेंशन कर दें। मतलब ये है कि मेरे पास अब यहाँ पर जो रेंज आ रही है वो 58 की आ रही है कि मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 60 है। तो मैं इस रेंज जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली आपको उतने ज़्यादा ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, कि मतलब यहाँ पर जो डाटा है उसके अगर मैं 5-6 ग्रुप भी बना लेता हूँ ना तो काफ़ी है। तो आपको कम कोशिश करनी चाहिए किसी भी डाटा में मिनिमम 5 ग्रुप बनाने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 20 तक ग्रुप बनाने चाहिए, ठीक है? एंड डिटरमिन द साइज़ ऑफ ईच क्लास। उसके बाद आपने हर क्लास का साइज़ फाइंड करना है कि मतलब अगर मैं 5 ग्रुप बनाने हैं, तो हर ग्रुप कितने साइज़ का होना चाहिए? कि मतलब हर ग्रुप में कितने-कितने मेंबर्स लेने चाहिए मुझे? तो उसके लिए एक फ़ॉर्मूला आपने यूज़ करना है
कि h इज इक्वल टू रेंज बाय k, ठीक है, कि मतलब आपने क्या करना है, जितनी रेंज आई है ना, उस रेंज को जितने ग्रुप्स आप बनाना चाह रहे हैं उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास हर क्लास का साइज आ जाएगा। जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर उन्होंने खुद ही मुझे बाउंड कर दिया है कि क्लास साइज जो है वो 10 का होना चाहिए, ठीक है, क्लास साइज 10 का है, तो फिर ऑब्वियसली आपको हर एक क्लास के अंदर जो मेंबर्स लेने पड़ेंगे 10 होने चाहिए वो। इस तरह अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टेबल बनाना शुरू करता हूँ, और ये मैंने कॉलम तो बना लिया, पहले लिख लिया क्लासेस, दूसरे नंबर पे ऑब्जर्वेशंस। तो स्टूडेंट्स अब देखिए उन्होंने खुद कहा है कि आपने क्लास साइज जो 10 का लेना है, ठीक है, मतलब क्या था, मेरे पास जो रेंज आई थी वो कितने की थी, अगर इस फार्मूले को जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस फार्मूले को अगर मैं यूज़ करूँ, तो मतलब क्लास साइज मैंने 10 का लेना है, और रेंज कितनी थी, रेंज थी हमारे पास 58, मतलब मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस। तो के मतलब मैं अगर इसको 6 से डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो राउंड अबाउट मेरे पास जो है ना वो 10 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने 6 ग्रुप्स बनाने हैं, 6 ग्रुप्स, मतलब एक ग्रुप इधर लिखूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, तो मैंने ये इधर 6 से डिवाइड कर लिया, और उसके बाद हर क्लास के अंदर यहाँ पर भी 10 मेंबर्स आ जाएंगे, इधर भी 10 10, इसी तरह से 10 10 की क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है। तो होपफुली आपको क्लास साइज का मतलब पता चल गया होगा। क्लास साइज का मतलब ये होता है कि हर क्लास के अंदर आपने कितने मेंबर्स रखने हैं, ठीक है, उसकी आपने रेंज कितनी रखनी है, ठीक है, ये होता है क्लास साइज। तो मतलब हर क्लास की कितनी रेंज रखनी है, हर क्लास की रेंज का मतलब ये कि इसमें फर्स्ट करो 10 मेंबर्स रखने हैं, तो ये इसका क्लास साइज होगा, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर जो है ना क्लास साइज मैं चेंज कर देता हूँ, मतलब मैं यहाँ पर रेंज को डिवाइड कर देता हूँ, ये रेंज है 58, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 10 के साथ, ठीक है। तो मेरे पास जो 10 ग्रुप्स अगर मैं बनाना चाहूँ, तो ये फिर 10, यहाँ पर तो मैंने 6 लाइन्स रहती है ना, तो 6 ग्रुप्स बनेंगे, फिर उसके लिए मुझे मजीद 4 लाइनें और छोड़नी पड़ेंगी, कि मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 लाइन्स उसके लिए लगानी पड़ेंगी, बड़ा कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ग्रुप्स होंगे ना, मैंने यहाँ 10 से डिवाइड किया, 10 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि 10 ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर पता चल जाएगा कि हर ग्रुप के अंदर राउंड अबाउट 6 मेंबर्स आ जाएंगे, राउंड अबाउट, ठीक है, यहाँ पर 6 मेंबर्स आएंगे, तो ये जो 6 है ये क्लास साइज हो जाएगा। तो होपफुली आपको क्लास साइज और ग्रुप्स के अंदर जो है ना वो थोड़ा पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट जब आप क्लास साइज पता चल जाए आपको, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ क्लासेस लिखना शुरू कर देनी है। मतलब यहाँ पर उन्होंने खुद बोला हुआ है कि आपने 10 का क्लास साइज रखना है, तो मैं 10, मिनिमम मेरे पास ऑब्जर्वेशन थी 2 की, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको राउंड अप करके 0 से स्टार्ट करता हूँ और 9 तक ले जाता हूँ, 0 to 9, 0 to 9 अब कितने नंबर्स बनते हैं, आप इन सारे नंबर्स को काउंट कर लें तो आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे 10 नंबर्स बनते हैं, ठीक है, मतलब ये फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, 10th, ये 10 नंबर्स बनते हैं। तो 0 to 9 में कितने फिर नंबर आ जाएंगे, हमारे पास 10 नंबर्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्लास साइज 10 रखना था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये ग्रुप्स बना ली है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आप, और यही बल्कि आपका स्टेप था प्रीवियस, कि आपने क्या करना है, जब आप क्लास साइज बना लो, मतलब क्लास साइज फाइंड कर लो, ग्रुप्स बना लो, तो फिर उसके बाद आपने क्लासेस लिखना शुरू करनी है, और उसके बाद ऑब्जर्वेशंस मेंशन करनी है। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्वेशंस लिखते हैं हम, तो ऑब्जर्वेशंस के अंदर 0 और 9 के दरमियान में आपने देख लेना है कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। 0 और 9 के दरमियान में एक तो ये 2 वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, और दूसरा जो नंबर है 0 और 9 के दरमियान में, तो ये 7 है, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी नंबर जो है ना वो इस रेंज में नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब 10 से 19 की रेंज में नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 10 नज़र आ रहा है, जी बिल्कुल यहाँ पर 10 नज़र आ रहा है, एक जगह लिखा हुआ है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, तो ये 10 को हम ऐसा करते हैं 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद आपने देखना है कि 11 कहीं पर भी नहीं है, फिर उसके बाद आपने स्टार्ट से देखना शुरू कर देना, सारे नंबर्स जो 10 से 19 के दरमियान में है वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये 15 है, ये 15 को आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। उसके बाद 18 है, इसको आप यहाँ पर लिख लें। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें ये 14 है, इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लें। उसके बाद ये 18 यहाँ पर लिख लें, और ये 19 इससे वेरी नेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको आप यहाँ पर लिख लें, ठीक है। और उसके बाद ये एक 19 है यहाँ पर लिखा हुआ, वो आप लिख लें। ये 10 मैं पहले लिख चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये 13 लिखा हुआ है, इस 13 को आप लिख लें। और उसके बाद ये 10 ये भी मैं पहले लिख चुका हूँ। और एक ये 17 जो है ये भी इसी रेंज में आ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद 20 और 29 के दरमियान वाले नंबर्स देखते हैं।
तो 22 जो है इसी रेंज में आता है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइन देखते जाना है आपने और नंबर्स लिखते जाना है। तो 20 से बड़ा और 29 से छोटा होना चाहिए। तो 25 भी इसी रेंज में आ रहा है, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 22 है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये 26 है, इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। और ये 21 है, इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट रेंज देखते हैं, 30 से 39 तक होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 32 लिखा हुआ है, तो ये इसी रेंज का है, इसको हम यहाँ पर 32 को लिख लेते हैं। 30 यहाँ पर लिख लेते हैं हम। फिर उसके बाद ये वाला 30 है, इसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास इसी रेंज के अंदर नंबर आ रहा है ये 39। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 34 है, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद 34 के बाद ये एक 38 है, इसी रेंज का। ठीक है, उसके बाद ये 30 है और 34 इसी रेंज के हैं। 30 और 34। ठीक है, और एक ये फैन 35 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट रेंज है हमारे पास 40 से 49 तक की, तो वो यहाँ पर ये 41 है, इसको मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ये 40 है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट 49 और 40 भी इसी रेंज के हैं। 49 और 40 लिख लिया। उसके बाद 43 वो भी इसी रेंज का है, उसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद ये 47 ये भी इसी रेंज का है, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट 50 से 59 तक देखते हैं, तो ये 51 और 55 ये दोनों इसी रेंज के हैं, इनको हम यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 59 लिखा हुआ है, इसको भी ये भी इसी रेंज का है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये 54 नज़र आ रहा है, 54 को लिख लेते हैं। 51 और 52 भी इसी रेंज के हैं, इनको भी हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। इसके अलावा ये 53 यहाँ पर मेंशन हुआ है, इसको भी जो है ना हम इसी ग्रुप के अंदर कंसिडर करेंगे। और नेक्स्ट रेंज है 60 से 69 की, तो उसमें सिर्फ एक ही नंबर ये 60 का आएगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर एक ही है। लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये है कि आपने ये ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है और उसके अकॉर्डिंग टैली मार्क्स लगा देने हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशंस है, तो यहाँ पर 2 टैली मार्क्स लगाएंगे। उसके बाद दूसरे ग्रुप के अंदर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं 10, तो यहाँ पर हम इतने ही टैली मार्क्स लगा देंगे। ये 1 2 3 4 और 5th जो होता है वो हम ऑब्लिक लगाते हैं। यहाँ पर हमारे पास 5 ऑब्जर्वेशंस है, तो 1 2 3 4 और 5। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 9 ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो ये 9 हो गए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6 ऑब्जर्वेशन हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो ये तकरीबन 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ 1 नहीं है। अब आप इन टैली मार्क्स को काउंट करें और फ्रीक्वेंसी लिख लें। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पर 10 बन रही है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पर 9, इधर 6 है, यहाँ 7 और इधर फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि एक ही टैली मार्क लगा हुआ है लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद आपने स्टूडेंट्स एक और छोटा सा टॉपिक है वो भी समझ लें। इसी एग्जाम्पल को मैं एक्सटेंड करके ना वो आपको समझा देता हूँ। क्लास बाउंड्रीज आपने कैसे फाइंड करनी होती हैं स्टूडेंट्स। एक्चुअली क्लास बाउंड्रीज जो है दैट इज द डिफरेंस ऑफ द टू रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड डिवाइड बाय टू। ठीक है, आपने दो क्लासेस जो रिस्पेक्टिव क्लासेस हैं उनको उनका डिफरेंस फाइंड करना और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब जो आपके पास प्रीवियस क्लास है उसकी अपर क्लास लेनी है और जो नेक्स्ट क्लास है उसकी जो है ना आपने लोअर क्लास लेनी है। इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें। अगर इसको मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ कि मतलब वो कोई भी आप 2 क्लासेस ले सकते हैं, चाहे वो ये वाली आप 2 क्लासेस चूज़ कर लें, चाहे आप वो ये वाली 2 क्लासेस चूज़ कर लें, जो सा मर्ज़ी आप क्लासेस ले सकते हैं। उनका डिफरेंस लेना है और आपने क्या करना है उनको 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें ये 10 और 9 का मैं डिफरेंस लेता हूँ तो ये भी मेरे पास कितना आता है 1, उसको 2 से डिवाइड कर दें। 1/2 कितना बनता है 0.5। ठीक है, अगर ये वाली जो नेक्स्ट मैंने हाईलाइट किया हुआ है 29 और 30। ठीक है, 30 आपने नेक्स्ट क्लास की लोअर में से प्रीवियस क्लास की अपर को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और उसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो 30 - 29 1/2, तो ये भी 0.5 ही आएगा। ठीक है, तो चूंकि आपने ग्रुप जो क्लासेस होती हैं वो सेम साइज़ की लिखी होती हैं, तो आप कोई भी 2 रिस्पेक्टिव क्लासेस की वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजुअली आपने कोशिश करनी है कि ये जो फर्स्ट है ना ये वाले, इनका ये वाली क्लासेस आपने देख लेनी और उनका डिफरेंस लेना और 2 से डिवाइड कर देना है। डिफरेंस किसका लेना है? जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास में से आपने प्रीवियस क्लास की अपर क्लास को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है,
और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पर नेक्स्ट क्लास है 10 to 19, इसकी लोअर क्लास यहाँ पर लिखी 10, ठीक है, और इसमें से प्रीवियस क्लास की जो प्रीवियस ग्रुप है 0 to 9 का, इसकी अपर क्लास को सब्ट्रैक्ट किया, -9 लिखा, ठीक है, और 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये जो आंसर आएगा आ गया 0.5, ठीक है। बाकी सब क्लासेस पर भी अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब अगर ये जो मैंने क्लास काउंट की है 29 और 30 to 39, अब ये नेक्स्ट क्लास है ये वाली 30 to 39, इसकी लोअर क्लास लें 30, माइनस करें प्रीवियस क्लास की जो अपर क्लास है, ठीक है, प्रीवियस ग्रुप यानी 20 to 29 का जो अपर क्लास है 29, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आंसर है 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आंसर 1 आ रहा था 2 से डिवाइड किया फिर भी 0.5 ही आ रहा है। अब हम एक और क्लास देख लेते हैं, ये वाली मैंने चूज़ कर ली, ठीक है, तो ये 50 to 59 और 60 to 69 वाली। अब जो नेक्स्ट क्लास है 60 to 69, इसको इसमें इसकी लोअर क्लास में से आपने जो प्रीवियस ग्रुप है 50 to 59 का, इसकी अपर क्लास को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देना है, तो आंसर तो फिर भी 1 नहीं आ रहा है, 1/2, और आंसर अगेन 0.5 ही आ रहा है। तो मतलब आपने क्या करना है, ये पहले वाला ही जो है ना वो ऑब्जर्वेशन ले लेनी है और उनका डिफरेंस जो है 2 से डिवाइड कर देना है, बाकी की तरफ आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये जो 0.5 आया है, फिर इसको आपने क्या करना है, अभी तक क्लास बाउंड्री पूरी नहीं हुई है, ध्यान से आपने ज़रा समझना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये जो 0.5 आ रहा है, आपने हर क्लास की, हर ग्रुप की, मतलब ये जो ग्रुप है हमारे पास 0 to 9 का ग्रुप भी है, 10 to 19 का ग्रुप भी है, 20 to 29 भी, ऑनवर्ड सारे ग्रुप भी हैं, ठीक है। अब आपकी और इनकी एक लोअर क्लास है, ये वाली, ये जो 0 है ये लोअर क्लास है और 9 जो है अपर क्लास है, ठीक है। अब आपके पास ये जो 0.5 आया ना, इस 0.5 को आपने हर लोअर क्लास में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड करना है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप पे आ जाएं, ये वाले 10 और 19 वाले, तो इसमें 10 जो लोअर क्लास है इसमें से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, और 20 ये जो 19 है इसमें आपने 0.5 ऐड करना है। तो हर ग्रुप के लिए आपने यही चीज़ अप्लाई करनी है। स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट ग्रुप है, ये 0 से 9 का जो फर्स्ट ग्रुप है, इसकी लोअर क्लास क्या है 0, इसमें से अगर हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा -0.5, ठीक है। इसकी जो अपर क्लास है 9, इसमें आपने ऐड कर देना 0.5, तो ये हो जाएगा 9.5। फिर उसके बाद यहाँ पर लोअर नेक्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास है 10, 10 में से आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 9.5 बनेगा, ठीक है। उसकी जो इसी ग्रुप की जो अपर क्लास है वो 19 है, तो 19 में 0.5 आपने ऐड करना है। अपर क्लास में ये जो 0.5 आया ये आपने ऐड करना है और लोअर क्लास में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। हर लोअर क्लास के लिए यहाँ 20 है, तो 20 में से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19.5 आएगा, और ये जो अपर क्लास है इस ग्रुप की 29, इसमें आपने 29 में 0.5 ऐड करना है, तो 29.5 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये 30 है, नेक्स्ट ग्रुप की 30 है लोअर क्लास, तो लोअर क्लास में तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 29.5 आएगा। इसकी जो अपर क्लास है 39 है, 39 में आप 0.5 ऐड कर दें, और 0.5 मैं बता चुका हूँ कैसे आया आपको, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास है हमारे पास ये 40 to 49 के। अब इसकी लोअर क्लास है 40, 40 में से आप सब्ट्रैक्ट करें तो ये 39.5 हो जाएगा, और जो अपर क्लास है ये 49 की, इसमें से आप ऐड कर दें तो ये 49.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये 50 है, 50 to 59 का ग्रुप है, तो आपने क्या करना है 50 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 49.5, और जो अपर क्लास है इसी ग्रुप की 59, इसमें आपने क्या करना है 0.5 ऐड कर देना, तो ये 59.5 हो जाएगा। इसी तरह से ये 60 to 69 है नेक्स्ट ग्रुप। अब आपने क्या करना है लोअर क्लास यानी 60 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करें तो 59.5, और अपर क्लास इसी ग्रुप की क्या है 69, तो आपने इसमें जो है वो 0.5 को ऐड कर देना है। तो ये मेरे पास जो अब कॉलम बने ना स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। स्टूडेंट्स एक और कॉलम में यहाँ पर आपको समझा देता हूँ इसी एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करके। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट क्या होता है? मिड पॉइंट का मतलब ये होता है, अब आप होपफुली आपको क्लास बाउंड्री की समझ आ गई होगी। अब मिड पॉइंट को आपने ध्यान से समझ लेना है। कोई भी क्लास जो है जैसे 0 to 9 है, 10 to 19, 20 to 29, ये सारी जो क्लासेज है ना, इनमें आपने लोअर क्लास को और अपर क्लास को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वो उस क्लास का मिड पॉइंट आ जाएगा आपके पास। मतलब आपने क्या करना है मिड पॉइंट में लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। 0 और 9 कितना होता है 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आंसर 4.5। तो मतलब फर्स्ट क्लास का मेरे पास मिड पॉइंट क्या बनेगा 4.5। नेक्स्ट है 10 to 19, लोअर क्लास है हमारे पास 10 और अपर क्लास है 19, आंसर आएगा हमारे पास इनका तकरीबन 29,
और इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, और 29 बना तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 14.5। तो फिर नेक्स्ट क्लास का मिड पॉइंट क्या हुआ 14.5। इसी तरह से आपने सबके जो है ना मिड पॉइंट फाइंड कर लेने। तो यहाँ पर मिड पॉइंट के कॉलम के ऊपर मैं सिर्फ एम पी लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको करवानी है, जगह कम है। तो मैं यहाँ पर जो है ना सिर्फ एम पी यानी मिड पॉइंट किस तरह से फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, कि आपने हर क्लास की लोअर और अपर क्लास बाउंड्री को, अपर क्लास को, ठीक है, लोअर और अपर क्लास को आपने ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 0 और 9 को 2 से 0 और 9 को ऐड किया तो 9 बना, 2 से डिवाइड किया तो 4.5। ठीक है, यहाँ पर आपने 4.5 लिख देना है। उसके बाद आपके पास 10 और 19 है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 29, और 29 का हाफ क्या होता है 4.5, मतलब 2 से डिवाइड किया तो हाफ ही हो गया ना। 20 और 29 को ऐड करते हैं तो बनता है 49, 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 24.5। 30 और 39 को ऐड करेंगे तो होगा 69, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 34.5। इसी तरह से आपने सबके जो है ना मिड पॉइंट यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा 64.5। ये मिड पॉइंट का कॉलम भी बन गया। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझ लें ज़रा कि क्यूमुलेटिव, क्योंकि इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो आपने इसका याद रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, ठीक है। इसके अभी हम एग्जांपल भी करेंगे तो फिर आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। क्योंकि इसके क्यूमुलेटिव का मतलब भी जो है ना वो भी यही होता है कि मतलब टोटल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री तक की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको ऐड करते जाना है। मतलब इस तरह इसी कॉलम के अंदर अगर हम यहाँ पर एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बना लें तो मैं इसको सिर्फ इतना से लिख लेता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसके कॉलम को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि किस तरह मैं बना रहा हूँ। उन्होंने कहा है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्लास है, ये 0 to 9 की, इसकी फ्रीक्वेंसी ही 2 है, ठीक है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो मतलब इसकी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 ही आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है 10 to 19, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। अब उन्होंने क्या कहा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, तो मतलब 10 के ऊपर क्या है 2, आप इसको ऐड कर दो तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है, वो है 20 to 29 का, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर वाली को इनमें ऐड करना है तो वो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। द कवर टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, ठीक है, अप टू एन अपर क्लास, यहाँ तक, यहाँ से ऑनवर्ड जितने भी है ना इन सबको आपने ऐड कर देना है। तो ये होगा 5 और 10 और 2 को ऐड किया था तो 12 आया था, तो ये 17 बन जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है 30 to 39 का, इसकी फ्रीक्वेंसी है 9। तो अगेन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो इसके अपर तक का जो आंसर आया था ना वो आया था 17। तो कहते हैं इसमें अपर वाले को ऐड करो तो वो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है। तो 17 में अगर हम 29 ऐड करते हैं तो 26 बनता है, ठीक है। इन सबको ऐड किया तो 26 बना। अब जो 40 to 49 वाला ग्रुप है ये वाला, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये 6 है, ठीक है। तो अगेन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट, तो 6 के अंदर आपने 26 जो अपर क्लास लिमिट तक की फ्रीक्वेंसी आएगी ना, टोटल टोटल फ्रीक्वेंसी जो आई है, इसमें आपने क्या, ये 26 है, इसमें आपने इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी भी ऐड करनी है। तो हमारे पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। 36 में 6 ऐड करेंगे तो 30, तो 26 में 38, 26 में 6 ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 आया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप है 50 to 59 का, उसकी फ्रीक्वेंसी 7 है, 7 में आप 32 ऐड कर दें तो ये 39 बन जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप जो 60 to 69 का है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उसमें आपने क्या करना है, इसमें 60 ऐड कर देना है, तो ये आपके पास इसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 61 बन जाएगी। और ये 60 नहीं है एक्चुअली, ये जो 39 आया था तो यहाँ पर हमारे पास ये बेसिकली 39 लिखेंगे और उसमें 1 जब ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर जो है ना वो 39 में जब 1 ऐड करते हैं तो 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 40 बन जाएगी। तो होपफुली आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी जो है ना समझ आ गई होगी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट। तो जो फर्स्ट क्लास होती है ना उसकी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वो ऐड करते जाना है। तो नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी के अंदर प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज़ का सम, ठीक है? तो वो आपके पास हर ग्रुप हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है? तो स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। उनके फॉलोइंग डेटा शोज़ द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ वेरियस फैमिलीज़ एंड कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से समझ आ रही है कि टैबुलर फॉर्म बनानी है आपने, ठीक है? कहते हैं ऑल्सो फाइंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो अभी हमने फाइंड की है, अभी मैंने बताया आपको। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो एक टेबल बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स में कुछ ख़ानदान हैं उनके अफ़राद की तादाद बताई गई है।
तो और यहाँ पर कहीं पर भी क्लासेस के बारे में मेंशन नहीं किया उन्होंने कि मतलब आप क्लासेस बनानी है और हर एक क्लास का इतना साइज रखना है, कुछ भी नहीं कहा है उन्होंने। तो आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप कौन सा था कि उन्होंने कहा था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। तो उससे भी पहले हम यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, उनको लिख लेते हैं। लेट नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ एक्स, ठीक है? लेट नंबर ऑफ़ फैमिली मेंबर्स कितने-कितने हैं? हर ऑब्ज़र्वेशन को हम एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो एक्स लिख दिया उसके लिए, ठीक है? अब हम जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, ठीक है? मिनिमम वैल्यू क्या है? इस डाटा को अगर हम देखते हैं तो इस डाटा में जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो ये 2 नज़र आ रही है, ठीक है? दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू। और अगर मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर देखते हैं कि मतलब किसी भी फैमिली के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, वो कितने हैं? तो वो यहाँ पर ये जो 12 नज़र आ रहा है, ये हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं किसी भी फैमिली के अंदर, ठीक है? तो स्टूडेंट्स क्लासेस तो हमने बनानी नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें कहा ही नहीं क्लासेस बनाने का। तो मतलब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने करनी है। हर नंबर के लिए अलग-अलग फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो आपने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप पहला स्टेप तो ये था कि आपने जो है ना वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जब आ जाए, फिर आपने कॉलम बना लेना होता है। मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक के नंबर लिख लेने हैं आपने। तो मिनिमम नंबर है 2, मैक्सिमम का है 12, तो ये सारे नंबर आप लिख लो। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यूज़ के जितने नंबर्स थे ना वो सारे मेंशन कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप में ये कह रहा था उन्होंने बोला था कि आपने टैली मार्क्स जो है ना वो आपने लिखने हैं, ठीक है? हर एक नंबर के लिए, ठीक है? तो टैली मार्क्स का यहाँ पर एक हम कॉलम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें सबसे पहले 2 जो है इसको देखते हैं कि कितनी बार आ रहा है, तो इस पूरे डाटा के अंदर सिर्फ़ ये 2 इसी जगह एक ही बार आ रहा है, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ पर हम एक टैली मार्क लगा देंगे, ठीक है? 2 इस जगह पर आ रहा था, एक इसका टैली मार्क लगा देते हैं हम। उसके बाद आपने देखना है कि 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 एक तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? उसके बाद ये यहाँ पर दूसरी जगह आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ पर तीसरी जगह भी आ रहा है, तो इसके लिए हम 3 टैली मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है? उसके बाद 4 देखेंगे कितनी बार आ रहा है, तो 4 ये यहाँ पर एक बार आ रहा है, दूसरी बार, उसके बाद तीसरी बार, फिर यहाँ पर 4, 5 बार 5वीं बार और छठी बार, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसके लिए 6 टैली मार्क्स लगा देते हैं, 4, 5 और ये छठा, ठीक है? 4 के बाद आपने 5वीं जो लाइन होती है वो ऑब्लिक लगानी होती है, ठीक है? उसके बाद 5 देख लें कितनी बार आ रहा है, तो 5 1, 2, 3 उसके बाद और 4 टाइम्स, ठीक है? ये यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 4 टैली मार्क्स लगा दिए। 6th अगर हम देखें तो यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम, उसके बाद ये जो है हमारे पास आ रहा है यहाँ सेकंड टाइम और फिर उसके बाद यहाँ पर आ रही है थर्ड टाइम। तो इसके लिए हम 3 टैली मार्क्स लगा देते हैं। 7 7 हमारे पास आ रहा है यहाँ पर एक तो इधर आ रहा है पहले नंबर पे, फिर उसके बाद ये दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहा है। 4 बार, 5 बार और उसके बाद ये 6 बार आ रहा है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 यहाँ पर लगा देते हैं। 8 अगर हम देखें, तो 8 ये पहली बार, दूसरी बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार आ रहा है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 और 5 लगा देते हैं इसके लिए टैली मार्क्स। 9 ये पहली बार आ रहा है इधर, फिर उसके बाद दूसरी बार इधर आ रहा है, 3 बार और ये 4 बार और 5 बार, ठीक है? तो और उसके बाद यहाँ छठी बार आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6 टैली मार्क लगा देंगे। 10 अगर हम देखते हैं, तो 10 एक तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास और उसके बाद ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ 1 और 2 2 टैली मार्क लगा देते हैं। 11 अगर हम देखें, तो ये शुरू में ये तो यहाँ पर आ रहा है 11, उसके बाद ये यहाँ पर आ रहा है 11, ठीक है? तो इसके लिए भी 2 टैली मार्क लगा देते हैं। उसके बाद अगर हम 12 देखते हैं, तो 12 स्टूडेंट ये यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, तो इसके लिए 1 टैली मार्क लगाते हैं। अच्छा, अब ये टैली मार्क का उन्होंने स्टेप दिया होता है नेक्स्ट इस तरह से आपने करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कहा था कि काउंट द टैली मार्क्स एंड राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वैल्यू, ईच ऑब्जर्वेशन, ठीक है? तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन 2 है इसकी फ्रीक्वेंसी 1, 3 की 3, 4 की 6 बनती है, 5 की हमारे पास जो है वो 4 बनती है, 6 की 3 है, 7 की 6, 8 की फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स है, 9 6 टाइम्स, 10 जो है वो 2 टाइम्स, 11 भी 2 टाइम्स और 12 सिर्फ 1 टाइम आया था, ठीक है? एक ही दफ़ा आया था।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ तक का हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम बनाना होता है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी हुई है। उन्होंने कहा कि आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी है, ठीक है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया था कि हर अपर क्लास तक की आपने ऐड करनी होती है, ठीक है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम इसका एक अलहदा कॉलम बना लेते हैं, ठीक है? तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसका कॉलम ये बना लिया हमने, ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पर जो पहली फ्रीक्वेंसी है ना, इसके ऊपर तो चूँकि कोई भी नहीं है, तो ऊपर कोई भी नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये 1 ही लिखेंगे एज़ इट इज़। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने कहा था सम ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू द अपर क्लास, ठीक है? तो अपर पे हमारे पास 1 है, तो आपने इस फ्रीक्वेंसी में 3 में अपर वाला ऐड करना है, तो आपके पास टोटल बन जाएगा 4। फिर उसके बाद सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप टू द अपर क्लास, तो अपर क्लास तक यहाँ पर हमारे पास 4 आया, तो ये वाला 6 प्लस 4 कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 4 है, इस 4 में ये प्रीवियस 10 ऐड कर देंगे टोटल, तो ये 14। 3 है, इसमें प्रीवियस 14 को ऐड करेंगे तो बनेगा 17। ये 6 है, तो 6 में ये प्रीवियस 17 ऐड करेंगे, प्रीवियस तक का टोटल ऐड करना होता है, ठीक है? तो ये नहीं कि प्रीवियस फ्रीक्वेंसी मतलब 6 में आप सिर्फ ये 3 ऐड कर दें तो ये क्यूमुलेट नहीं, प्रीवियस तक का टोटल, तो प्रीवियस तक का टोटल 17 है, ठीक है? तो इस 6 में आपने प्रीवियस तक का टोटल यानी 17 ऐड करना है, ठीक है? तो वो हमारे पास 23 हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ तक कि है 5, 5 में प्रीवियस तक का टोटल 23 है, तो वो आपके पास 28 आ जाएगा। फिर 6, 6 प्रीवियस तक का टोटल 28 है, वो 34 आ जाएगा। 2 प्लस प्रीवियस तक का टोटल 34 है, तो ये 36 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 है, प्रीवियस तक का टोटल 36 है, इसको भी मज़ीद ऐड करेंगे तो ये 38 हो जाएगा। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसमें प्रीवियस तक का टोटल आपने ऐड करना है, तो ये आपके पास 39। इस तरह से आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स फाइंड करनी है और उसके अंदर कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है? इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, कहते हैं फॉलोइंग डेटा हैज़ बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर weighing 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ 5 एंड आल्सो फाइंड द क्लास बाउंड्रीज एंड मिड पॉइंट्स। सारा डाटा दिया हुआ है, कहते हैं आल्सो मेक अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि डाटा दिया गया है कहाँ से, क्लास 5 के बच्चों के 40 स्टूडेंट्स का वेट किया है और हर एक बच्चे का वेट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 हैं। उन्होंने कहा है कि आपने क्लास साइज बनाना है, मतलब ग्रुप्स बनाने हैं। तो जब ग्रुप्स कह रहे हैं तो फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो ना हुई, फिर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। और हर ग्रुप के क्लास का साइज जो है ना, उन्होंने कहा 5 रखना है, ठीक है? यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ वेट ऑफ ईच स्टूडेंट इज़ एक्स, ठीक है? मिनिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मिनिमम वैल्यू 21 नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर, ठीक है? ये 21 मुझे मिनिमम वैल्यू ये वाली नज़र आ रही है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू हम देखते हैं तो वो यहाँ पर जो हाईएस्ट नज़र आ रही है दैट इज़ 41 जस्ट अबाउ इट, ठीक है? तो ये 41 हाईएस्ट वैल्यू है, जो हाईएस्ट किसी भी बच्चे का वेट है क्लास 5 के, ठीक है? तो यहाँ पर उसके बाद क्लास साइज़ उन्होंने कितना बोला है? उन्होंने कहा क्लास साइज़ भई आपने 5 रखना है, तो मैंने ये 5 क्लास साइज़ रख दिया, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं और टेबल बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। और एक और बात स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें खुद ही यहाँ पर कह दिया कि भई क्लास साइज़ आप अपनी मर्ज़ी का नहीं लेना है, बल्कि 20 टू 24 इस तरह से क्लास साइज़ लेना है। फिर 25 टू 29, तो ये इस तरह से आपने क्लास साइज़ उन्होंने कहा कि भैया आपने मर्ज़ी का नहीं करना, बल्कि ये इस तरह से क्लासेस बनानी है आपने। तो ठीक है, मुझे अलहदा से रेंज फाइंड करना, फिर उसको नंबर ऑफ़ ग्रुप से डिवाइड करना और कोई मतलब क्लास साइज़ फाइंड करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जो है ना कॉलम बनाता हूँ क्लासेस का, तो 20 टू 24 की एक क्लास और आगे नेक्स्ट इस तरह से क्लासेस लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर सबसे पहले क्लासेस लिख लेता हूँ। उन्होंने कहा था कि 24 से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है? तो 24 से यहाँ पर आ जाएगा 20 से 24 आपने 24 से स्टार्ट 20 से स्टार्ट करें और 24 तक जाना है। तो मतलब कितने मेंबर्स हो गए 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है? मतलब 5 मेंबर्स हो गए। इसी तरह से उन्होंने कहा था 5 तक का ही आपने क्लास साइज़ रखना है। मतलब हर ग्रुप के अंदर 5 मेंबर्स होने चाहिए। तो मतलब 20, 21, 22, 23, 24 5 मेंबर्स हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में भी ऐसा ही 25, 26, 27, 28, 29 तक होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद 30 आता है। 30 के भी इस तरह से 30, 31, 32, 33, 34 ये 34 तक। फिर 35 आता है, तो वो 39 तक। फिर उसके बाद 40 आता है तो ये हमारे पास हो जाएगा 44 तक, ठीक है? तो हाईएस्ट मेरे पास जो वैल्यू है
वो 41 तक है, तो मतलब इस क्लास में आ जाएगी। उससे आगे कोई क्लास ही नहीं है, तो उससे आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो मुझे क्लास बनाने की ज़रूरत भी नहीं है उससे बड़ी कोई। ठीक है। उसके बाद क्लासेस के बाद जो नेक्स्ट आपने कॉलम बनाना होता है वो टेली मार्क्स का बनाना होता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर काउंट करते जाते हैं और देखते जाते हैं कि भाई 20 to 24 के दरमियान में कितनी कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो सबसे पहले तो ये 21 है, इसके लिए कि यहाँ पर टेली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद ये 23 है, इसके लिए एक और टैली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद 22 है, इसके लिए एक टैली मार्क लगा लेते हैं, वो भी इसी रेंज में आता है। उसके बाद ये 21, वो भी इसी रेंज में आता है, तो इसके लिए भी एक टैली मार्क लगा लेते हैं। 23 इसी रेंज में आता है, तो यहाँ पर एक फिफ्थ का लगा लेते हैं। उसके बाद ये वाला 24, ये भी इसी रेंज में आता है, तो उसके लिए यहाँ पर लगा लेते हैं टैली मार्क। नेक्स्ट अब 25 से 29 तक लगाते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये 26 है। ठीक है। तो इसके लिए लगाया। फिर उसके बाद ये 28, नेक्स्ट वाला 28, इसके लिए दो टैली मार्क लगा दिए। फिर उसके बाद ये 27 इसी रेंज में आता है, तो यहाँ पर एक और टैली मार्क लगाया। उसके बाद ये 27, 28, 29 तीनों इसी रेंज में है, तो 5, 1, 2 यहाँ पर हमने 3 लगा दिए। फिर उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो ये 27, 29 ये भी इसी रेंज में आ रहे हैं। उसके बाद ये वाला 29 भी इसी रेंज में है, तो ये यहाँ पर इस तरह से एक और टैली मार्क लगा दिए। फिर उसके बाद 30, 34 का लगाते हैं हम। ठीक है। 34 पहले नंबर पे है, तो इसका एक टैली मार्क लगाते हैं। उसके बाद 33, 32 भी इसी रेंज में है, तो यहाँ पर एक और कॉलम दो लगा देते हैं बल्कि टैली मार्क। उसके बाद यहाँ पर 31 इसी रेंज में आ रहा है, 33 इसी रेंज में आ रहा है, 34, तो यहाँ पर 3 लगाएंगे टैली मार्क इनके। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये 31 इसी रेंज में है, 31 इसी रेंज में है, तो ये लगाए दो इनके टैली मार्क। फिर उसके बाद 35 बड़ा है, 36 है, ये सारे बड़े हैं। ये 31 इसी रेंज के अंदर है, तो यहाँ पर एक और टैली मार्क लगाया। ठीक है। उसके बाद 32 और 33 भी इसी रेंज में आते हैं, तो उनके लिए भी हम यहाँ पर दो टैली मार्क्स लगाते हैं। अब 35 से 39 तक लगा लेते हैं हम। तो 35 से 39, ये 37 इस क्लास में आ रहा है, इसके लिए एक टैली मार्क लगाया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 37 इसी में रेंज में आता है, उसके लिए टैली मार्क लगाया। फिर उसके बाद ये 36 भी इसी रेंज में आता है, तो उसके लिए एक टैली मार्क लगा दिया। 35 और 36, 37 इसी रेंज में आते हैं, तो यहाँ पर 3 टैली मार्क्स और लगा लिए हमने। 38 भी इधर ही आता है। ठीक है। उसके बाद ये 35, उसके लिए एक टैली मार्क लगाया। नेक्स्ट वाले 35 के लिए एक टैली मार्क लगाया यहाँ पर। बल्कि अगर से मैं दोबारा से 35 से 39 में देखता हूँ तो ये 34 नहीं आएगा ये पहले वाला। ठीक है। 35 इंक्लूड करके 39 तक देखना है हमने, तो ये वाला 37 उसमें आएगा। ठीक है। इसके लिए हम एक टैली मार्क लगाते हैं। फिर और 37 के बाद उसके बाद ये यहाँ पर है, ये 37 है एक। ठीक है। तो ये भी इसी रेंज में आता है। उसके बाद इस 37 के बाद नेक्स्ट ये 36 आता है, ये भी इसी रेंज में आता है। फिर उसके बाद है ये 35 और 36 और 37, तो ये तीनों इसी रेंज में ही आते हैं। यहाँ पर एक इस तरह से होना था, एक ये टेली मार्क लगा, एक ये वाला लगा और एक ये लग गया। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये 38 इसी रेंज में आता है, उसके लिए एक टेली मार्क लगा देते हैं। ठीक है। दो ये वाले 35 आ रहे हैं। ठीक है। तो इनके लिए भी हम यहाँ पर टेली मार्क्स लगा देते हैं। उसके बाद कोई भी इसी रेंज में नहीं है। ठीक है। इस वाली नीचे वाली लाइन के अंदर कोई भी इस रेंज में नहीं आ रहा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 40 से 44 तक। तो सबसे पहले तो ये 40 है, तो यहाँ पर एक टैली मार्क लगाया। 41 के लिए एक टैली मार्क लगाया। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये वाला 40 एंड पर, इसके लिए एक टैली मार्क लगा देते हैं। ठीक है। उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं है, बाकी सारी हाईलाइट हो चुकी हैं। अब इनके लिए सबके हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना हुआ है, तो इसकी जगह पर हम ये फ्रीक्वेंसी मेंशन किया और सबकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं टैली मार्क्स को काउंट करके। 5, 6, 5, 10, 5, 10, 12 और 5 और 4, 9 और ये 3। ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी उन्होंने कहा था फाइंड करनी। ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बल्कि उन्होंने मिड पॉइंट्स के बारे में बताया था कि क्लास बाउंड्रीज और उसके बाद आपने मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो मिड पॉइंट्स में आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना होता है, लोअर और अपर क्लास को ऐड करना और 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है। तो 20 और 24 को ऐड करें तो 44 होता है, और ऐड करना है और 2 से डिवाइड भी करना है। ठीक है। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। अब फर्स्ट क्लास में लोअर क्लास कितनी है 20, अपर क्लास कितनी है 24, डिवाइड करेंगे 2 से,
तो 44 को 2 से डिवाइड करें ज़रा, तो ये हमारे पास 22 बनता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मैं हेडिंग दे दूँ पहले। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास के मेंबर 25 और 29 है, तो 25 लोअर क्लास प्लस 29 अपर क्लास डिवाइड करना है 2 से, तो 25 और 29 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 54, डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार और 2 7 ज़ार 14, तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं वैसे ही कर देता हूँ। 30 और 34 कितना होता है 64, और 64 का हाफ कितना बनता है 32। ठीक है, फिर 35 और 39 को अगर ऐड करते हैं हम, वो 74 होता है और उनका हाफ 37 होता है। इस तरह से 40 और 44 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये बनता है 84, और हाँ बिल्कुल 84 बनेगा, और इनका जो मिड पॉइंट बनेगा 40 44 ऐड किया 84 और उसका हाफ होता है तकरीबन 42। ठीक है, तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब लास्ट पे उन्होंने बोला था कि क्लास बाउंड्रीज भी आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है क्लास बाउंड्रीज, तो क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड करना सिखाई थी कि कोई भी दो सक्सेसिव ग्रुप्स आपने ले लेने हैं, मतलब जिस तरह एक 20 टू 24 और दूसरा ग्रुप कौन सा है 25 टू 29। ठीक है, इनमें जो वैल्यूज़ आपने काउंट करनी है वो प्रीवियस क्लास की अपर क्लास और जो नेक्स्ट क्लास है उसकी लोअर क्लास। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास की अपर क्लास और नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास। अब ये नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास में से प्रीवियस क्लास की अपर क्लास को आपने सब्ट्रैक्ट करना है और 2 से डिवाइड कर देना है, और ये आएगा 25 माइनस 24 1/2। ठीक है, ये 1 आ जाता है डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आता है 0.5। ठीक है, अब ये 0.5 जो आंसर आया है इसको आपने हर लोअर क्लास के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड करना है। ठीक है, लोअर क्लास में सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड करना है। यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ क्लास बाउंड्रीज़ की, और हर एक लोअर क्लास मतलब लोअर क्लास यहाँ पर 20 है, 20 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 19.5 बनेगा। 24 में आपने यही चीज़ ऐड कर देनी है 0.5, तो 24.5। फिर नेक्स्ट लोअर क्लास में से सब्ट्रैक्शन, तो 24.5 आंसर आएगा, और अपर क्लास में एडिशन, तो ये 25.9 आएगा। फिर लोअर क्लास इसमें से सब्ट्रैक्शन 0.5 की, 0.5 आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया, और ये 34 में एडिशन करनी है आपने, और उसके बाद नेक्स्ट 35 में से सब्ट्रैक्शन, तो 34.5 आ जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में 39.5 आ जाएगा। इसी तरह से 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 39.5 होगा, और 44 है तो 44.5 बन जाएगा। ठीक है, अपर क्लासेस में आपने ऐड करना है और लोअर क्लासेस में सब्ट्रैक्शन। तो क्लास बाउंड्रीज का भी कॉलम बन गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ था कि ऑल्सो मेक अ लेस देन कॉलम। ठीक है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला जो है ना, ये अभी हमने ड्रॉ नहीं किया हुआ, इसका सारा वो टेबल नहीं बनाया, वो भी हम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने ये नेक्स्ट टेबल बना दी है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है, ये क्लास बाउंड्रीज की जगह पर आपने क्या लिखना है। तो आपने यहाँ पर देखो मैंने चीज़ें पहले काउंट कितनी की हैं, ली कितनी फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद मैंने लेस क्लास बाउंड्री और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लिया। अब इस क्लास बाउंड्री के कॉलम में कौन सी वैल्यूज़ आपने लिखनी है, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर ही उन्होंने बताया था कि हमने साइज़ कितना लिया हुआ है, 5 का साइज़ लिया हुआ है। ठीक है, हर क्लास के अंदर जो मेंबर्स हैं नंबर्स हैं वो 5 हैं, मतलब ये फर्स्ट क्लास के अंदर 20 21 22 23 24 5 नंबर थे, नेक्स्ट भी इस तरह 5 5 नंबर थे। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो क्लास बाउंड्री आई थी ये वाली थी, लोअर क्लास बाउंड्री थी 19.5। उन्होंने कहा हुआ है कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, सेम साइज से ही इस क्लास बाउंड्री से भी जो है ना मैंने लोअर क्लास बाउंड्री लिखनी है। ठीक है, मैं दोबारा सुन ले, सेम क्लास साइज से ही इस क्लास बाउंड्री से भी लोअर क्लास बाउंड्री लिखनी है। मतलब यहाँ पर ये 19.5 जो है ये अपर क्लास बाउंड्री बनेगा। ठीक है, और सेम साइज मतलब 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बनता है 14.5। ठीक है, तो ये मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री होगी। तो अब मेरे पास लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। अच्छा, अब 19 के बाद आगे कितना था, बाकी जिस तरह आपके पास टेबल आ रहे थे सारे वो वैसे के वैसे ही आपने बनाते जाना है। मतलब 19.5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा 24.5, उसके बाद ये 24.5 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपके पास था 29.5। इस तरह से आपने सारे लिख लेते। 29 से आगे यहाँ पर आ जाएगा 29.5, और 5 इसमें ऐड करेंगे तो 34.5, इधर 34.5। ये क्लास बाउंड्रीज लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसलिए 0.5 वगैरह आ रहे हैं सारे, मतलब इसी वाले कॉलम को ही मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। बट
विद द लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री, एक मैंने क्लास बाउंड्री कम कर दी है तो उसके साथ मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट देखें 34.5 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 39.5, ठीक है, 39.5 और उसमें 5 ऐड करेंगे तो 44.5, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जितनी फ्रीक्वेंसीज थी ना वो मेरे पास 19.5 से लेकर 24.5 तक जो है ना वो फ्रीक्वेंसी थी 6, मतलब 19.5 ये वाली क्लास बाउंड्री बन रही है। इसकी जगह पर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ 6। इससे कम कितनी है वो तो यहाँ पर गिवन ही नहीं है ऊपर वाले टेबल में, तो यानी कि 14.5 से लेकर 19.5 तक की फ्रीक्वेंसी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ऊपर वाला टेबल में वैल्यू गिवन ही नहीं है, डाटा में भी मेरे पास कोई वैल्यू जो है ना वो 14.5 से लेकर 19.5 की रेंज में नहीं आ रही है, तो मैं इसके फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो है ना लिख दूंगा इसके लिए ज़ीरो वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट 24.5 से लेकर 29.5 इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास ये 24.5 से 29.5 की फ्रीक्वेंसी ये गिवन है 10। इसी तरह से नेक्स्ट क्लासेस की भी 29.5 से 34.5 की फ्रीक्वेंसी 12 है, उससे नेक्स्ट क्लास की 9, उससे नेक्स्ट क्लास की 3। तो होपफुली आपको ये फ्रीक्वेंसी और लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ये ज़ीरो है ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट वाले को ऐड भी करना होता है, तो यानी कि ये टोटल ज़ीरो है, इस वाली फ्रीक्वेंसी 6 में ज़ीरो ऐड करेंगे, आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये टोटल 6 आया, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस का सम आपने ऐड करना है तो 16, सम 16 आया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस का सम यानी 16 ऐड करेंगे तो 28 बन जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस का सम, तो उसके बाद ये 28 ऐड करेंगे तो ये 37। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 3 है, इसमें प्रीवियस का सम ये 37, टोटल हमारे पास 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट पर ये जो मैंने लेस क्लास बाउंड्रीज का कॉलम बनाया था इनकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि 19.5 से कम कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है। उसके बाद 24.5 से कम वैल्यूज़ कितनी हैं वो 6 हैं, और उसके बाद 29.5 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये 16 है, ठीक है। 34.5 से कम इस ऊपर जो डाटा दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, इस डाटा के अंदर 34.5 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास 28 हैं, ठीक है। इस तरह से आपने ये लिखनी है। फिर 39.5 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं वो 37 हैं, ठीक है, जितनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इतनी। और उसके बाद 44.5 से कम कितनी वैल्यूज़ हैं वो 40 वैल्यूज़, क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो इस क्लास के अंदर ये इस डाटा के अंदर जो क्लास है वो 44.5 है। इससे लेस सारी की सारी वैल्यूज़ इससे लेस ही हैं, ठीक है। तो वो कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इससे लेस है, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था ना टेबल ये समझ आ गया होगा कि आपने सिर्फ एक काम करना था कि जो इसके अंदर लोएस्ट ये जो क्लास बाउंड्री है इसमें सेम साइज़ के साथ एक और काम कर देना है, मतलब कि 19.5 में से आपने 5 जो कि क्लास साइज़ है वो आपने सब्ट्रैक्ट करके मतलब 14.5 आएगा, उसके साथ एक आपने क्लास बना देनी है, ठीक है। तो ये क्लास बाउंड्री बनी 14.5 से 19.5 तक, और ऑनवर्ड इस तरह से आपने लिखते जाना है, ठीक है। इसी तरह से 24.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 19.5 लिख दिया। फिर 29.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 24.5 आ गया। इसी तरह से 34.5 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 13, तो मतलब ये लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉलम आप ग्राफ आपने इस तरह से बनाना होता है, ग्राफ में सॉरी टेबल जो है ये आपने ऐसे बनाना होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर्स, ठीक है, ऑफ अ स्कूल एंड मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल साइज ऑफ, ठीक है, 100। तो मुझे लहदा से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्लास साइज उन्होंने खुद ही कह दिया कि 100 का आपने क्लास साइज लेना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी सपोजिशंस बना लेता हूँ। स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो आ रही है दैट इज़ 450, और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे नज़र आ रहा है कि 1240, ठीक है। ये जो 1240 है ना ये हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू आ गई, और जो लोएस्ट वैल्यू है 450 वो इधर शुरू में लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं ये 1240। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, इन सबको आप काउंट करो तो ये 30 नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बनती है। उसके बाद क्लास साइज़ जो है वो उन्होंने हमें खुद ही क्वेश्चन में कह दिया कि क्लास साइज़ आपने 100 रखना है,
ठीक है। 100 का जो है ना क्लासेस बनानी है तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही करनी है। क्लासेस बनानी है और हर एक क्लास का साइज़ होगा वो 100 होगा। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब यहाँ पर बनाना है टेबल, तो क्लासेस यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रुप्स, फिर उसके बाद इनके टैली मार्क्स, ठीक है। और टैली मार्क्स के बाद जो हैं वो आपने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है, ठीक है। ये यहाँ पर हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो हम 450 से स्टार्ट हो जाते हैं और सारी क्लासेस यहाँ पर लिख लेते हैं। 450 से 100 आगे वाला नंबर ये बनेगा 549, ठीक है। 550 नहीं, क्योंकि 550 में अगर इंक्लूड कर दिए तो फिर 101 मेंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 450 से 549, फिर उसके बाद 550 से 649 हो जाएगा, फिर 650 से 749 हो जाएगा, फिर 750 से 849 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 850 से 949 हो जाएगा, फिर उसके बाद 950 से ये 1049, फिर उसके बाद 1050 से 1149, ठीक है। तो लास्ट 1150 से लेके जो है ना 1249 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सारी क्लासेस लिख ली हैं। अब हम देख लेते हैं कि 450 से लेके 549 तक जो है ना वो कितने नंबर्स हैं। तो ऑब्जर्व कर लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो 450 ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 500 लिखा हुआ है, तो इनके 2 टैली मार्क्स लगा लेते हैं। अब बाकी जो है वो देख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कोई और इससे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है। उसके बाद 550 से लेके 649 तक, तो ये वेरी नेक्स्ट ही 550 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके लिए एक टैली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद ये 580 लिखा हुआ है, इसके लिए दूसरा टैली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद कोई और इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, तो बाकी सारी इससे बड़ी हैं, तो इस रेंज में कोई नहीं आती। 650 के में ये आ रहा है 670, इसका एक टैली मार्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस रेंज के अंदर आ रहा है ये 670, इसका दूसरा टैली मार्क लगाते हैं। फिर उसके बाद ये हमारे पास है 710, ठीक है, इसका तीसरा टैली मार्क लगाते हैं हम। और एक ये हमारे पास जो 690 आ रहा है ये भी इसी रेंज में, तो यहाँ पर 4 टैली मार्क्स लग जाएंगे। उसके बाद अगली क्लास है हमारे पास से 750 टू 849, ठीक है। तो इसके नंबर्स देख लेते हैं कि जो 750 या 750 से बड़े हों, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है 780 इस रेंज में आ रहा है, इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। 760 आ रहा है इस रेंज में, इसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये 760 ये वाला आ रहा है, इसको इस रेंज में लिख लेते हैं। 750 आ रहा है, इसको भी इस रेंज में लिख लेते हैं। उसके बाद ये 760 है, इसको भी इस रेंज में लिख लेते हैं और ये ऑब्लीक लगाएंगे फिफ्थ। नेक्स्ट है 950 सॉरी 850 से लेके 949 तक, ठीक है। तो अब हमने देख लेना 850 या उससे बड़े और 949 या 949 से छोटे छोटे। तो 890 ये इस रेंज में आ रहा है, इसका टैली मार्क लगा लेते हैं, ठीक है। 880 वो भी इसी रेंज में है। उसके बाद 890 ये भी इसी रेंज में है। उसके बाद हमारे पास और कोई भी नहीं है। और उसके बाद अब 950 से 1049 तक देखते हैं। सबसे पहले तो ये 950 ये वाला आ जाएगा, इसका एक टैली मार्क लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये 980 ये इधर है, इसका एक टैली मार्क लगाते हैं। 970 इसका एक टैली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद ये 1020 ये भी इसी रेंज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट 1050 से 1149 तक देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1050 तो ये पहले वाले तो बड़े ही हैं सारे, और उसके ये 1050 आ गया, ठीक है। इसके लिए एक टैली मार्क लगाया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये 1130 भी इसी रेंज में आता है, इसका भी एक टैली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद ये 1120 ये भी इसी रेंज का है, इसका भी एक टैली मार्क लगाते हैं। उसके बाद ये वाला 1120 ये भी इसी रेंज का है, इसमें भी इसका भी टैली मार्क लगाते हैं। ये 1130 इसका भी एक टैली मार्क लगा लेते हैं। बाकी इनसे बड़ी हैं। अच्छा 1150 में ये सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसका एक टैली मार्क लगाते हैं 1249 तक, तो 1200 ये भी इसी रेंज में है, इसका भी टैली मार्क लगा लेते हैं। उसके बाद 1230 इसी रेंज का है, टैली मार्क लगाओ। उसके बाद 1220 वो भी इसी रेंज में। फिर उसके बाद ये 1240 ये भी इसी रेंज में, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी मतलब टैली मार्क्स जितने हैं उन सबको काउंट करो और फ्रीक्वेंसी लिख दो। यहाँ पहले 2 टैली मार्क लगाए हैं, फ्रीक्वेंसी 2। इधर भी 2 और टैली मार्क्स लगाए हैं तो 2। यहाँ पर 4 टैली मार्क्स लगाए हैं तो 4 फ्रीक्वेंसी। इधर 5 टैली मार्क्स लगाए हैं तो 5 फ्रीक्वेंसी। 3 लगाए हैं तो 3, 4, 5 और यहाँ पर भी 5 ये फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। कैन डेटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज ऑफ सर्टेन सिटी।
एक ही शहर है, उसकी 30 जगह हैं और 30 जगहों पर डिफरेंट लोड शेडिंग होती हैं, मतलब लाइट चली जाती है डेली। तो उसके आवर्स बताए हुए हैं कि इस जगह पर इतने आवर्स जाती है, किसी जगह पर काफ़ी मतलब ज़्यादा आवर्स भी बताए हुए हैं। तो कहते हैं मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल। तो साइज़ उन्होंने खुद ही बता दिया, क्लास इंटरवल का जो साइज़ है ना वो आपने 2 घंटे का ही रखना है, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने सारा डाटा दिया हुआ है और कह रहे हैं ए पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो आपने बतानी है कि भाई कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है, और लीस्ट लोड शेडिंग आवर इंटरवल्स भी आपने बताने हैं, ठीक है। अब हम कॉलम्स बना लेते हैं क्लास लिमिट्स का, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। इससे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को देख लेते हैं। तो मिनिमम जो लाइट जा रही है वो 2 घंटे के लिए और मैक्सिमम 14 घंटे के लिए, ये देखें ये 14 घंटे लिखा हुआ है। तो 14 आवर्स के लिए भी जो है ना लोड शेडिंग हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्लास लिमिट्स लिखते हैं। क्लास लिमिट्स के अंदर उन्होंने बोला है कि आपने 2 मेंबर्स रखने हैं। उन्होंने कहा है ना 2 आवर्स का आपने जो है ना ये क्लास इंटरवल लेना है। तो मतलब आपने क्या करना है, अगर फ़र्ज़ करें मिनिमम 2 है ना, तो 2 से 3 आवर्स, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर 2 और 3 2 ही नंबर आ रहे हैं। तो 2 ही नंबर्स का आपने क्लास लिमिट लेनी है, ठीक है? क्लास साइज़ लेना है। उसके बाद 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9, 10 से 11, उसके बाद 12 से 13, ठीक है? उसके बाद 14 से 15 तक ये हमने क्लास लिमिट्स ले ली हैं, ठीक है? मैक्सिमम 14 तक की वैल्यू है, तो ये मैंने लास्ट 14 से 15 तक की क्लास ले ली है। अब मैं देखता हूँ कि 2 और 3 आवर्स कितने कहाँ पर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, देखते जाते हैं 2 और 3 के और के दरमियान में कौन-सी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उनको हम लिखते जाएँगे वन बाय वन। सबसे पहली वैल्यू 6 आ रही है, तो इसको मैं 6 टू 7 वाले के में एक टैली मार्क लगा देता हूँ। नेक्स्ट 12 आ रही है, उसको इस 12 टू 13 वाले में लगा देता हूँ। 5 आ रही है, तो ये 4 टू 5 वाले में टैली मार्क। 7 है, 6 टू 7 वाले में 8, ये 8 टू 9 में 3, तो इसको 2 टू 3 के 6 है, तो यहाँ पर 6 टू 7 वाले में एक टैली मार्क लगा देते हैं। 7 है, तो भी यहाँ पर 10, तो उसको यहाँ पर टैली मार्क लगाते हैं 10 टू 11 वाली क्लास में। 2 है तो फर्स्ट वाली में, उसके बाद 11 है तो यहाँ पर, उसके बाद ये हमारे पास 14 है, तो 14 का हम टैली मार्क यहाँ लगा देते हैं। उसके बाद 12 है तो उसका टैली मार्क यहाँ पर आ जाएगा। 8 है तो 8 का टैली मार्क ये 8 टू 9 वाले इंटरवल में आएगा। 6 है तो 6 में यहाँ पर अब हम 4 हो चुके थे तो अब ये 5th लगा देंगे। उसके बाद 8 है तो उसका यहाँ पर टैली मार्क लगाएँगे। 9 है तो उसका भी टैली मार्क इधर ही आ जाएगा। 7 तो उसका अब यहाँ पर लगाएँगे एक और टैली मार्क। 11 है तो यहाँ पर टैली मार्क आएगा। 6 तो उसका टैली मार्क यहीं पर आ जाएगा। उसके बाद 9 है तो ये 8-9 वाली कैटेगरी में इसका टैली मार्क आएगा। 12 तो 12 का टैली मार्क यहाँ पर। 13 तो भी टैली मार्क यहाँ पर। 10 तो 10 का टैली मार्क जो है ना वो ये 10 टू 11 वाले कॉलम में आएगा। उसके बाद 14 है तो लास्ट वाले कॉलम में आएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 7, तो 7 जो ये 6 टू 7 वाले में यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट 6 है यहाँ पर आएगा। उसके बाद 10, तो अब ये 4 हो चुके थे, अब इधर 5th लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है ना फाइंड करने हैं सारे। तो उसके बाद इस तरह बाकी का मैं बाकी भी बल्कि 3-4 ही रह गए, उनका भी कर लेते हैं हम। 11 है तो 11 वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 14 है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद 12 है तो वो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हम सारे टैली मार्क्स काउंट कर लेते हैं और उन सब की फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं हम। तो पहले की तो 2 टैली मार्क्स लगे हुए हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2। दूसरे में 1 ही लगा हुआ है तो 1 फ्रीक्वेंसी। तीसरे में 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 5, 6, 5 और ये 3, ठीक है। ये सब की फ्रीक्वेंसीज़ भी मैंने लिख दी बाय काउंटिंग द टैली मार्क्स। तो स्टूडेंट्स अब ये जो ए और बी पार्ट में उन्होंने चीज़ें पूछी हुई हैं कि मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स और जो है ना वो इंटरवल बताना है, और जो लीस्ट फ्रीक्वेंट हैं लोड शेडिंग आवर्स वो वाले भी आपने बताने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट में आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बेसिकली 6 टू 7 वाले की है, वो 9 है। तो यहाँ पर 6 टू 7 वाला जो इंटरवल है इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी वो ज़ाहिर बात है लीस्ट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंट वाले जो है ना वो जगह पर आ जाएगा। तो ये सबसे कम है ये 1, ठीक है। तो ये कैटेगरी बनती है 4 टू 5 वाली, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 टू 5 क्लास इंटरवल जो है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और इस दौरान सबसे कम लाइट जाती है।
और ये जो हमारे पास ये हैं 6 टू 7, इस दौरान बहुत सारी लोकेलिटीज़ में लाइट जाती है, ठीक है? इसके साथ ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन किलोग्राम। अब इसमें यहाँ पर उन्होंने हमें एक टेबल सिर्फ दिया गया था, उस टेबल के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस टेबल के अंदर वेट है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका, और उन्होंने कहा है कि 20 to 24 किलोग्राम वेट है 5 स्टूडेंट्स का, और 25 to 29 किलोग्राम 18 स्टूडेंट्स का है। इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स का 18 स्टूडेंट्स का है। इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स का भी जो है ना वो वेट रेंज दी हुई है, ठीक है। और इसका हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिस्टोग्राम क्या है। तो स्टूडेंट्स, हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर एडजेसेंट रेक्टेंगल्स होती हैं ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और साथ मैंने यहाँ पर ये भी मेंशन कर दिया कि हमने एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज और वाई एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है उसमें डिफरेंट वैल्यूज जो दी होती हैं उनको हमने ड्रॉ करना होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से इसको ड्रॉ किया जाता है। देखें यहाँ पर हमारे पास लेट से एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं या सीसा बोलते हैं, और जो हमारे पास ये वर्टिकल है इसको हम वाई एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज ले लेनी है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। तो इसमें सिर्फ हम क्लासेस नहीं ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमारे पास फर्ज करें 1 to 2 एक क्लास है, ठीक है, तो हमारे पास उसकी एक इस तरह से रेक्टेंगल बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 to 4 दूसरी क्लास है, तो फिर हमें उसके दरमियान में स्पेस बनाकर ना आगे एक जो है ना रेक्टेंगल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें एडजेसेंट रेक्टेंगल्स का जो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया हुआ है ना कि इट इज़ अ ग्राफ ऑफ एडजेसेंट रेक्टेंगल्स, वो पूरा नहीं हो रहा। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज़ लेते हैं, और क्लास बाउंड्रीज़ हम पहले ही बता चुके हैं दैट हाउ टू फाइंड क्लास बाउंड्रीज़। अगर आपको फ़र्ज़ करें 20 to 24 और 25 से 29 इस तरह का कोई भी जो है ना वो वैल्यूज़ दी गई हैं ऑनवर्ड, तो आपने क्या करना, आगे एक और लिख लेते हैं 30 to 34, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, कोई भी दो एडजेसेंट इस तरह से क्लासेस की वैल्यू लेनी है और उनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। 25 - 24 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो वो बेसिकली बनेगा 1/2 एंड दैट इज़ 0.5। अब ये जो 0.5 आंसर आया है, आपने इसको हर लोअर क्लास में से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर क्लास में ऐड कर देना है, ठीक है। जिस तरह अगर मैं इसी ये जो वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने सपोज़ की हुई हैं, इन्हीं वैल्यूज़ के लिए मैं क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम बनाता हूँ। तो इस तरह से होगा, 20 में से हम क्या करेंगे कि 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये जो 0.5 आया है इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा 19.5, और जो अपर क्लास है 24 इसमें हमने ऐड कर देना है, तो ये 24.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास की भी जो लोअर क्लास है 25, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 24.5, और जो अपर क्लास है 29 इसमें हमने ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 29.5। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की जो लोअर क्लास है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 29.5, और अपर क्लास जो है 34 है, इसमें हमने 0.5 ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने इसको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 34.5। अब यही जो क्लासेस हैं, इन क्लासेस की ये क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक रफ वर्क था। बाकी जो है ना, हम अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो उसके अंदर आपने इस तरह से एडजेसेंट रेक्टेंगल्स उन्हें ड्रॉ करके दिखा देनी है ऑफ इक्वल विड्थ, ठीक है। और दूसरा क्या करना है कि आपने मतलब जो है ना यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है, ठीक है। और ये डेफिनेशन यहाँ से लेके और यहाँ तक मेंशन कर देनी है, ठीक है। बाकी आपको एज सच ये वाली जो एग्जांपल है ये वाली देने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पर रेज कर देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ आ गया होगा दैट हाउ टू फाइंड द क्लास बाउंड्रीज इफ क्लासेस आर गिवन, ठीक है। अच्छा, अब और क्लासेस का साइज़ भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना ये कंप्लीट हो गया। बाकी अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है बेसिकली एक सिर्फ इतना सा ही उन्होंने तक दिया हुआ है हमें एक टेबल। बाकी हमने क्या करना है, इसमें से देखें वेट की क्लासेस दी गई हैं लेकिन क्लास बाउंड्रीज नहीं दी गई, तो हम क्लास बाउंड्रीज के लिए अलग से एक कॉलम बना लेते हैं। क्योंकि हमने जो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है उसके अंदर एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज लेनी है और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो है हमारे पास वाई एक्सिस पर ड्रॉ करने के लिए, लेकिन क्लास बाउंड्रीज नहीं है, वो हम फाइंड कर लेते हैं। उसका तरीका बताया था मैंने आपको कि कोई भी दो एडजेसेंट जो हैं क्लास बाउंड्रीज आपने लेनी है और उनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है। मतलब 25 - 24, और उस डिफरेंस को 2 से आपने डिवाइड कर देना है, तो आंसर आएगा आपके पास 0.5। क्यों? क्योंकि 25 - 24 होता है 1/2, 1/2 का आंसर होता है 0.5। अब 0.5 जो एक नंबर आपके पास आ गया ना, इसको आपने हर लोअर क्लास में
सब्ट्रैक्ट करना है और अपर क्लास में ऐड करना है। जिस तरह ये 20 है, ये लोअर क्लास है, ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और 24 जो है इसमें से आपने क्या करना है, इसको जो है ना ऐड कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इसकी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर लेते हैं। बेसिकली क्लास बाउंड्रीज जो 0.5 एक नंबर हमारे पास आया था, उससे हम हर लोअर क्लास में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह ये 20 है, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 19.5। फिर उसके बाद नेक्स्ट लोअर क्लास है 25, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 24.5 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ये 30 है, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 29.5 हो जाएगा। उसके बाद 35 में से करेंगे तो ये 34.5। उसके बाद 40 में से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 39.5 हो जाएगा। ये 44.5 हो जाएगा और ये 50 में से जब 0.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 49.5 हो जाएगा। ये तो मैंने सारी लोअर क्लासेस जो है ना वो ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। अब हमने अपर क्लासेस भी इसी तरह से ड्रॉ कर लेनी है और लिख लेनी है। अपर क्लासेस में किस तरह क्या करना था, उनके अंदर आपने 0.5 को ऐड करना है। मतलब जिस तरह 24 लिखा हुआ है तो इसमें 0.5 को ऐड करेंगे तो 24.5 हो जाएगा। 29 में ऐड करेंगे 29 तो 29.5 हो जाएगा। इस तरह से ये 4.5 हो जाएगा, ये 39.5 और ये हमारे पास 44.5 हो जाएगा। यहाँ पर ये 49.5 होगा और ये हमारे पास 54.5 हो जाएगा। तो ये हमने क्लास बाउंड्रीज भी ड्रॉ कर ली। एक्स एक्सिस पर जो है ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के अंदर जो है मतलब क्लास बाउंड्रीज हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पर हमने, ये बेसिकली वाई एक्सिस है जो वर्टिकल लाइन है, तो वर्टिकल लाइन पर हमने फ्रीक्वेंसीज ले ली हैं, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर स्केल ले लेना और उसके अकॉर्डिंग जो है ना इसको सॉल्व कर लेना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब सबसे पहले हम एक स्केल ले लेते हैं और स्केल को रख के उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने स्केल यहाँ पर जो है ना वो सपोज कर लिया है कि ईच बिग बॉक्स ऑन एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ से लेके ये बेसिकली ये तो ज़ीरो है ना, ज़ीरो वाला पॉइंट ओरिजिन है। तो यहाँ से लेके ये जो फर्स्ट बिग बॉक्स जहाँ पर एंड हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरा बिग बॉक्स यहाँ पर एंड, तीसरा चौथा ये, तो ये 15 के इक्वल हो जाएगा ईच बिग बॉक्स। अब देखें ये 10 बाई 10 के मैंने जो है ना वो स्केयर्स लिए हुए हैं बड़े वाले। तो स्मॉल बॉक्सेस को रिप्रेजेंट करिए क्योंकि यहाँ पर देखें छोटे छोटे बॉक्सेस भी हैं अंदर के, मतलब ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये तो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये छोटे बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली 10 से आपने डिवाइड कर देना 15 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको विड्थ में देखेंगे ना, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो मतलब एक बिग बॉक्स में 10 जो है स्मॉल बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो मतलब फिर ईच स्मॉल बॉक्स विल रिप्रेजेंट द 1/10 ऑफ द बिग बॉक्स। तो यहाँ पर आपने बिग बॉक्स को हमने सपोज किया 15 के इक्वल, तो स्मॉल बॉक्स इसके इक्वल बनेगा 10 से डिवाइड करके 1.5। इसी तरह से वाई एक्सिस पर हमने सपोज किया है कि बड़ा बॉक्स जो है वो 10 होगा और जो छोटा बॉक्स होगा वो ऑब्वियसली 10 से इसको बड़े बॉक्स की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो छोटे बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। 10 डिवाइड बाई 10 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मॉल बॉक्स 1 आ गया और बिग बॉक्स 10 हो गया वाई एक्सिस पर, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ड्रॉ कर लेनी है ये हिस्टोग्राम को। एक्स एक्सिस पर मैंने ये सारी वैल्यूज़ जो है ड्रॉ कर ली हैं। बेसिकली मैंने राउंड अबाउट 3 बॉक्सेस का डिफरेंस लिया है जो कि 5 को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि 19.5 से 24.5 का डिफरेंस कितना है, 5 का। फिर उसके बाद ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबका 5 का डिफरेंस बनता है। तो मैंने जो है ना वो देख लिया कि 1.5 और 1.5 को अगर हम 3 बॉक्सेस ले लेते हैं तो बेसिकली 4.5, तो 3 बॉक्सेस से थोड़ा सा ज़्यादा का हमने डिफरेंस लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी वैल्यूज़ जो है ना वो मैंने ड्रॉ कर ली हैं। अब आपने वाई एक्सिस पर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी देख लेनी है कि मतलब जो 20 से 24 तक की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी उसकी 5 है, ठीक है। तो आपने देखा था कि ईच बिग बॉक्स ऑन वाई एक्सिस इज 10, तो मतलब हाफ बॉक्स किसके इक्वल बनेगा, 5 के इक्वल बनेगा, ठीक है। तो जो हमारी पहली लाइन बनेगी वो बेसिकली 5 फ्रीक्वेंसी है, तो हम उसको 19.5 से 24.5 तक का जो लाइन है वो हमने ये वाली ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये राउंड अबाउट यहाँ तक है, ठीक है। तो आपने इसकी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर इसको हम वो एक्स एक्सिस के साथ दोनों जगहों को मिला देंगे और हमारे पास ये एक रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसी तरह से आपने बाकी भी रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर लेनी है। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 18 है और 18 हमारे पास बेसिकली यहाँ तक बनता है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ना वो 18 है वाई एक्सिस के ऊपर। अब आपने क्या करना है, इससे आगे एक लाइन ले लेनी है 24 से 29 तक जो कि 18 को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ से हम 18 का जो पॉइंट है ना इधर से थोड़ा सा आगे से इस जगह से जो है ना हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। आपने बेसिकली स्केल से जो है ना ड्रॉ करनी है रेक्टेंगल्स, ताकि आपकी गलती ना हो कहीं पर भी, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे 3 बॉक्सेस से थोड़ा सा आगे जो है ना हमने ये ले लेना है यहाँ पर, और इसको अब हम नीचे ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 13 है। तो 13 बेसिकली यहाँ तक बनता है पॉइंट, ये वाई एक्सिस पर 13 इधर है। तो आपने जो है ना 13 से लेके 13 का पॉइंट
तो 29.5 से 34.5 तक आपने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। यहाँ से बनेगा ये बेसिकली 3 बॉक्स से थोड़ा सा ज़्यादा तक, तो आपने इसको जो है ना ये नीचे ले जाना है। यहाँ पर आपके पास ये वाला पॉइंट बन गया, ठीक है, रेक्टेंगल आ गई। अब उसके बाद 22 है नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, तो वो है कहाँ तक, 34 से 39 तक, ठीक है। तो 22 देखें ज़रा, यहाँ तक हमारे पास बनती है, इधर से ऊपर आप जाएँ, बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होना है आपने, और फर्दर जो है ना वो 3 बॉक्सेस से थोड़ा सा ज़्यादा तक, तो आपने ये जो है ना आपके पास 39.5 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब आपने इसको एक्स एक्सिस के साथ इस तरह से मिला देना है, ठीक है। ये यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट हो रही थी रेक्टेंगल, और ऑनवर्ड इसको आपने नीचे लेके जाना है एक्स एक्सिस तक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपने 15 को लोकेट कर लेना है, बेसिकली 15 यहाँ पर बनता है, ठीक है, और आपने इससे 3 बॉक्स से थोड़ा सा आगे तक चले जाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ना नीचे आपने ले आना है, और ये रेक्टेंगल जो है ये इस 15 की फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 44.5 से लेके 49.5 तक है। तो हम बेसिकली ऐसा करते हैं कि यहाँ से जो 3 पॉइंट ये यहाँ तक जो है ना हमारे पास ये बन जाएगा 49.5, ठीक है। तो अब देखें 49.5 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो आपने 10 बेसिकली इतना बनता है यहाँ तक बिग बॉक्स, तो ये जो है ना आपने यहाँ तक इसको ले लेना, ठीक है। तो ये वाला कॉलम भी हमारा ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट जो आखिरी क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 8, ठीक है। तो आपने अब 8 को लोकेट कर लेना है, और यहाँ से ये 3 बॉक्स से थोड़ा सा आगे ले जाएं आप, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना ये एक हमारे पास कॉलम बन जाएगा इस क्लास का, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल रेक्टेंगल्स बन गई हैं, और हिस्टोग्राम भी ड्रॉ हो गया। और इस तरह से आपने हिस्टोग्राम को ड्रॉ कर लेना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है तो आपने इस तरह सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट था, इसकी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन कर दी है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ एक्चुअली अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये क्लोज्ड फिगर बनती है। एंड इट इज़ ड्रॉन सच दैट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द मिड पॉइंट्स एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी। जो भी, अब मैंने यहाँ पर एक रफ एग्जांपल ले ली है जिसके अंदर आपको कुछ क्लासेस दी गई हैं, और आपने क्या करना है उन सारी क्लासेस के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। जिस तरह हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता था क्लास बाउंड्रीज को, यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मिड पॉइंट्स को, ठीक है, और वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी ही है। अच्छा, अब आपके पास एक फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट कर लें जो भी फ्रीक्वेंसीज है, मैं वहाँ पर हम जब एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी में हम ये पढ़ेंगे भी, उसी में ड्रॉ भी करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्लासेस ली हुई हैं और मिड पॉइंट्स लिए हुए हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट्स ड्रॉ करते जाना है, और वाई एक्सिस पर आपने फ्रीक्वेंसीज ले लेनी है। लेकिन एक चीज़ जो समझने की है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पर क्लासेस लिखी गई हैं ना, ये सारी मैंने ब्लैक कलर से जो लिखी हैं, सपोज कि ये आपको दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है, दीज आर गिवन इन योर क्वेश्चन, बट आपने एक एक्स्ट्रा क्लास फाइंड करनी लिख लेनी है सपोज करके। मतलब आपने क्या करना है, खुद से एक ये 71 से लेकर 80 और इसका मिड पॉइंट खुद से लिख लेना है, और एक जो लोएस्ट क्लास है उससे भी उतने ही डिफरेंस की, मतलब ये 21 से लेकर 30 का कितना 10 का डिफरेंस है, इससे इतने डिफरेंस की एक लोअर क्लास ले लेनी है आपने। मतलब 11 से लेकर 20 तक की एक क्लास ले लें, जिस तरह 21 से 30 है ना, इस तरह से 11 से 20 की एक क्लास ले लें, और इसका मिड पॉइंट भी लिख लें, ठीक है। तो मतलब आपने ये सिर्फ एक्स्ट्रा काम करना है कि, और वो इस वजह से करना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली जीरो होगी, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन ही नहीं है। तो इस क्लास की भी फ्रीक्वेंसी जीरो होगी, और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी भी जीरो होगी। दरमियान वाली क्लासेस की जितनी भी हो वो हम अभी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देख भी लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस वाले पॉइंट को, जो डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए थे, सपोज एक ये वाला पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। मतलब पहला मिड पॉइंट यहाँ तक है, पहला मिड पॉइंट 15.5 है, और ये 25.5 है, 25.5 है। दूसरा मिड पॉइंट जो है ये 30, जो गिवन नंबर्स हैं हमें उनकी बात कर रहा हूँ मैं, 35.5 है। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो हमारे पास 45 है, इस तरह से नेक्स्ट भी, और ये नेक्स्ट भी है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो लोएस्ट क्लास है उससे भी लोअर एक खुद लिख ली, ठीक है, और उसका मिड पॉइंट भी लिख लिया, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो। तो आपने जो आपका टेबल के अकॉर्डिंग जो पहली क्लास का मिड पॉइंट है, उस पॉइंट को अब आपने जीरो के साथ यहाँ पर ज्वाइन करना है, ठीक है। और उस पॉइंट, वो मिड पॉइंट कौन सा होगा, ये 15.5, ये वाला मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब हम इनको, और इसी तरह से नेक्स्ट वाला भी, जब भी आप सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लो तो आपने नेक्स्ट वाले को भी जीरो के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। लेकिन कितने डिफरेंस के साथ ही, जितने डिफरेंस पर आप चल रहे थे पहले, मतलब 10-10 का डिफरेंस आपने लिया हुआ था, इसी तरह से आपने 10 पॉइंट्स आगे जाना है। मतलब ये तो थोड़ा क्लोज ही बन गई है, लेकिन ये कि आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको फास्ट लेवल, ये इस तरह से करके आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। और इसी तरह की क्लोज फिगर, जो अब देखें ये क्लोज फिगर बन गई ना, मतलब इसमें मैनी साइडेड 1 2 3 4 5 6 साइड। अब इन सारी साइड्स, और ये एक उसके बाद ये वाली साइड भी होगी, तो ये क्लोज फिगर तो है।
लेकिन क्लोज फिगर होने के साथ साथ क्या है कि ये जो है ना, इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट्स का ग्राफ भी है। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमें वेट्स और फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। अब आपने इनके मिड पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, सबके मिड पॉइंट्स फाइंड करने हैं, लेकिन एक सिर्फ एक्स्ट्रा करना है। ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, और ये मैंने ऊपर और नीचे की तरफ इसलिए एक एक्स्ट्रा कॉलम लिख। अब जितनी भी क्लासेज हैं इनके आप मिड पॉइंट्स फाइंड कर लें 20 से 24। और मिड पॉइंट्स फाइंड करने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है कि मिड पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करते हैं। सिंपली आपने लोअर और अपर क्लास को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हम लोअर क्लास और अपर क्लास को ऐड करते हैं तो ये बेसिकली बनेगा 44। उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, ये 22 बन गया। तो इस क्लास का मिड पॉइंट 22 होगा। इस तरह से आपने नेक्स्ट वालों को भी करना है, तो ये 27 बनेगा, ये 32 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 37 बनेगा, ये 42 हो जाएगा, और ये आपके पास 47 होगा, और ये जो है 52 होगा। ठीक है, और ये आपने देख लेना कि कितना डिफरेंस आ रहा है हर क्लास के अंदर। मतलब 22 से 27 तक 5 का डिफरेंस आ रहा है, ऑनवर्ड भी 5 का डिफरेंस आता जा रहा है। तो आपने 5 के डिफरेंस के साथ ही यहाँ पर एक और जो है ना वो मतलब 57 एक एक्स्ट्रा लिखना है, और इसी तरह से एक लोअर भी लिखना है। ठीक है, 22 से भी आपने 5 सब्ट्रैक्ट करना है, और 22 से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी हमारे पास 17 बन जाते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है ना 17 का, और उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली ज़ीरो है क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन नहीं। इस तरह इसकी भी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी। और इसकी क्लास कौन सी बनेगी, आपने जो है ना मतलब 20 से लेकर 24 तक है, तो आपने इसके 5 पॉइंट्स लोअर चले जाना है, और मतलब 20 में से आपने जो है ना वो 5 सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये उसके बाद 24 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 19। तो दोनों में से मैंने लोअर क्लासेस में से जो है ना सब्ट्रैक्ट करके प्रीवियस क्लास लिख दी। अब यहाँ पर हमने अपर क्लास चूँकि लिखनी है, तो 50 में 5 हम ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। इधर 54 में 5 ऐड करेंगे तो ये 59। तो ये देखें, मैंने लोअर एक क्लास भी ले ली है और एक एक्स्ट्रा क्लास भी लिख ली है। जो मुझे गिवन थी उनसे मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास जो है ना वो लिख ली है, अपर क्लास भी और लोअर क्लास भी। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सारे मिड पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप इस ग्राफ का स्केल जो है ना वो मेजर कर सपोज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने स्केल जो है सपोज कर लिया है कि बिग बॉक्स एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं 15 को, तो स्मॉल बॉक्स ऑब्वियसली 1.5 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पर बिग बॉक्स 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल बॉक्स 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लिए हैं कि एक्स एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा 17 था, वो इस जगह पर बन रहा था। उसके बाद 22, 27 और 32 ऑनवर्ड जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसीज़ को भी जो है ना हमने वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और मैं ऐसा करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी सिर्फ रहने देना, बाकी चीज़ें रेज़ कर देता हूँ। तो हमारे पास ये 47 है। ठीक है, अच्छा जी, और इधर ये जो एक्स एक्सिस पर 60 है इसको भी हमने रेज़ कर दिया। और बाकी यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसीज़ हैं उन्हीं को हम रहने देंगे। 0 है, उसके बाद 5 है, 18 है, 20 कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है इसलिए 20 को हम रेज़ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 18 के बाद 13 है, और 22 है, और 15, और 10 और 8। ठीक है, 10 और 8, तो ये हमारा 25 भी हमने रेज़ कर दिया। अच्छा, अब हम 8 वाले पॉइंट को भी ड्रॉ कर लेते हैं। 8 हमारा यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज थी वो भी हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब आपने क्या करना है, इनको रेलिवेंट जो आपस में है उनको ज्वाइन कर देना है। मतलब 22 5 पर है। ठीक है, तो आपने देख लेना कि 22 बेसिकली यहाँ पर 5 बन रहा है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया जो कि 22 से और 5 है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट 27 और 18 का है, इनको आपने ज्वाइन कर देना। 27 और 18 यहाँ पर बनता है। ठीक है, 27 और 18। ठीक है, ये यहाँ पर पॉइंट बना। उसके बाद जो हमारे पास ये 32 है उसकी फ्रीक्वेंसी 13 है, तो आपने इनको ज्वाइन कर देना। बल्कि जो 27 है इस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद जो 32 है उसकी 13 है, तो 32 यहाँ पर बनता है, और इसकी आपने क्या करना है, हाइट यहाँ तक फाइंड कर लेनी है। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। पहले हम इसका लिख लेते हैं। बेसिकली 27 जो है उसका 8 है, और उसके बाद ये पॉइंट कितना होगा, इसकी लोकेशन बनती है 32 की 13। ठीक है, तो ये 32 का 13 पॉइंट बन गया। अब उसके बाद 37 जो है वो 22 है, तो इसको हमने यहाँ पर ले लिया। 37 का 22 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो वाई एक्सिस पर वैल्यू उसकी हमने लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद आगे आ जाता है 42, तो 42 की हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 15।
तो 42 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 15 हमने लिख दी है, ठीक है, 42,15। अच्छा, उसके बाद 47 जिसकी 10 है, तो 47 को आपने देख लेना कि 10 पॉइंट्स वाई एक्सिस पर होनी चाहिए इसकी हाइट, तो ये 47,10। और उसके बाद 52 जिसकी 8 है, तो ये हमारे पास 52,8 हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट 57 जिसकी 0 फ्रीक्वेंसी है, तो ये यही वाला पॉइंट बनेगा। अब आपने ऐसा करना है, इन सारे पॉइंट्स को जो है ना, उस स्केल के साथ ज्वाइन करना है। मेरे पास स्केल तो नहीं है, तो ये है कि हम रफली इनको जो है ना ज्वाइन कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी, ठीक है। इनको हम यहाँ से स्ट्रेट आपने ज्वाइन करना है, कोशिश करनी है कि जिस भी पॉइंट को आपने ड्रॉ करना है बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए वो। और ये हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट आपने इसको ज्वाइन कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ और सिक्स को हमने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है। और एंड पर आपने जो एक्स्ट्रा 57 सपोज किया हुआ था, उस पॉइंट को हम ज़ीरो के साथ मिला दिया, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गई। दिस इज़ हाउ टू ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसी के साथ ही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।